डॉक्टर माधुरी बड़थवाल, कला लोक गायन। बसंती स्यारी तन की गोरी की कारी भीना रे रंगीला भीना भीना रे रंगीला भीना नाड़ी तेरी पछाड़ाली मीना। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि है और आप पगडंडी देख रहे हैं। आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर माधुरी बड़थवाल जी, जो कि पद्मश्री से सम्मानित हैं और मैम शिक्षिका भी रही हैं और शिक्षिका के तौर पे जितना उन्होंने बेहतरीन काम किया है, उसी के अलावा उन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत ही अपना नाम किया है। उत्तराखंड और भारत की लोक गायिका हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी इन्हें मिली है और 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार से भी मैम को सम्मानित किया गया है। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम। और क्योंकि आपने कई सारी परंपराओं को, रूढ़िवादिता को तोड़ा है, तो आप समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलने से बहुत अच्छा लगता है मुझे सबसे। जी, बहुत जी। अच्छा, आज यहाँ आई हूँ तो कितना अच्छा लग रहा है। जी जी। तो मैम, जो ये सफ़र था, शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो बचपन से ही होगी जी मैं तो सोचती हूँ ना, शुरुआत क्या वो ईश्वर ने इसीलिए भेजता है। ईश्वर जी। कुछ ना कुछ लक्ष्य हर इंसान के लिए होता है। बिल्कुल। और वो उसमें कितना फलीभूत उसको कर सकता है, जी। वो उस पर डिपेंड करता है। जी। तो मेरा जी। तो बचपन से ही रहा। जी। और कुछ ऐसे विडम्बनाएं भी रही घर में। हाँ। कि माता पिता को भी मेरे सामने झुकना पड़ता था। मतलब वो बहुत बहुत अति प्यार करते थे। अति जिसे नहीं बोलते जी। अति। हाँ। तो वो अति थी उनकी मेरे लिए ना। जी। क्योंकि मेरे से पहले 2 भाई थे, वो रहे नहीं दुनिया में। हाँ। तो पिताजी फिर बहुत ज्यादा गमगीन हो गए और उसके बाद उन्होंने एक उसको ये नागा बाबा की झोली में रखा और उससे खरीदा। ये हमारे यहाँ मानते हैं ऐसे, है ना। अच्छा। क्या पता जिंदा रह जाए, क्या पता क्या सोचा होगा माँ बाप ही ठहरे हो, है ना। जी, जी। माँ बाप तो क्या से क्या नहीं, गाली भी वही देते हैं तो प्यार भी वही करते हैं, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो उन्होंने सोचा होगा, तब उन्होंने जो है तब वो थोड़ा थोड़ा। और मैं जो है जरा खांस भी गई ना, तो उनको यूं हो जाते थे कि पता नहीं क्यों बोल रही है। अच्छा। और खा, ये भी खा, ये भी खा, ये भी खा। और मेरे से बहुत ज्यादा उससे मेरे को एक किनारे रख देती थी, मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। और वही आदत अब तक पड़ी हुई है। जी। और जब मैं छोटी थी, बोलना सीखा होगा, तो सबसे पहले पिताजी की ही वो या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै, वही सुना होगा मैंने। जब थोड़ा बोलना सीखा तो वो पूजा करने बैठते थे, मैं उनके बगल में बैठी रहती थी। और वो तभी से मुझे वो मौखिक रूप में याद हो गया मेरे को, दुर्गा सप्तशती, है ना। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे जो है, फिर जब मैं गाती होंगी वहाँ पर, तो उनको लगा होगा कि स्वर भी अच्छा है इसका। अच्छा है। उन्होंने सोचा ही होगा, ये मैं सोचती हूँ, मैं अब तो नहीं जान सकती। लेकिन फिर वहाँ लैंसडाउन में रहे हम लोग। तो लैंसडाउन में जब वहाँ ये कंपटीशन हुआ, जब छोटे छोटे थे हम, तो कंपटीशन में उन्होंने क्या करा कि 5 साल तक के बच्चों को यहाँ पर लिया। वहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ। डुगडुगी पिटती थी उस जमाने में। अब तो कैसे भी कर लो, पर डुगडुगी पिटती थी, सब आ जाते थे वहाँ पर, क्या खबर है, क्या खबर है। तब फिर जो है पिताजी मेरे को वहाँ ले गए। फिर वहाँ पर मैं जो है, मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर मेरे को राधा बनाया। और फिर मैं और एक माधुरी बड़थवाल दीदी और थी, तो उनको कृष्ण बनाया और मेरे को राधा। और तब हम फर्स्ट आए। अरे वाह। है पूरे उसमें, उस समय उत्तर प्रदेश में था, पूरे प्रदेश में। जी। और फिर जो है, तब जब स्कूल में फिर प्रिंसिपल को पता लगा होगा, उन्होंने कहा वो लड़की को, हाँ, उसको भर्ती कर दो हमारे स्कूल। अच्छा। तो फिर जीजीआईसी लैंसडाउन में भर्ती हुई मैं। और उसमें जो है फिर रोज नए नए जो है कंपटीशन में जाती है, वहाँ स्कूल का नाम रोशन होता है। उसके बाद जब 6ठी क्लास में आई ना, तो उस समय मैंने वही एक गाना गाया, एक उसमें नृत्य करा, बहन बनी थी मैं। तो फुली गे छो देना नारेना एगो चेतो मैना का फुआ बासण बेगो बैना मेरी बैना एगो चेतो मैना। सबसे पहली चीज ये थी, उस समय एक एक शब्द का हमको अर्थ समझाती थी हमारी टीचर।
सुशीला शाह बहन जी हैं या कोई और हैं, इन लोगों ने हमको अर्थ भी समझाया उसका। अच्छा। तो वही मेरे को आदत पड़ी, जब मैं किसी को कोई चीज सिखाती हूँ तो मैं उसको अर्थ भी समझाती हूँ, क्योंकि उससे भाव निकलता है। अच्छा, तो आपकी जो ये संगीत की या अगर हम लोग गायकी की समझ कहें तो ये आपके स्कूल से ही आपकी शुरुआत हो गई थी? स्कूल से शुरुआत हुई। दूसरी चीज ये है कि फूली गए छो देना न रहना, एक कपुआ, मतलब कपुआ बस। फिर मेरा लगा कि कपुआ कहाँ होगा, तो उस कपुआ की ढूंढ में भी रहती थी तो मैं। वो जो एक बाल मन होता है जिसमें इतनी सारी जिज्ञासा है कि इस एक गाने में ही हमने बहुत सारी चीजें देखी, तो कपुआ क्या है, कपुआ क्या है, जी फूली गए छो देना देना फूल गए हैं। और वो जो है ये एगो चैतो महीने में क्या होता है। तो फिर ये सारी जितनी जिज्ञासाएं थी ना आपकी, बचपन से ही। तो ये शांत कौन करता था? आप पूछते किनसे से? पिताजी से या अपने अध्यापक से? माँ से, पिताजी से, या गाँव जाती थी जब अपने, तो वहाँ पर गाँव में जो है ना, दादी जी ये कपुआ क्या होता है ना, और वो फिर बोलते कि ये कहना नहीं, चल भाई। अब मेरे ताऊ जी जो थे वो जो है वो मेरे को कथाएं सुनाते थे जी। कपुआ पे सुना, कपुआ बोल दिया तो कपुआ पे कहानी सुना रहे हैं, शुरू कर रहे हो मुझे। अब उसके बाद जो है फिर उन्होंने जो है, फिर मैं जो है ना रोज शाम को ना वो ऐसे वहाँ पर आग जलाते थे घर में, और वहाँ पर चारों तरफ से बच्चों को बैठा देते थे और बोलते थे चलो सुनो मैं तुमको कहानी सुना रहा हूँ, और वो कथा सुनाते थे हमें, लोग कथाएं ना। और उसके बाद जो है तब फिर जो है मैं उनके घर, जैसे मेरे को मन होता था कि हाँ मेरे को दूसरी कथा सुननी चाहिए। अब सुबह मैं उनके घर चली गई, अब ना दिन में चली गई उनके घर में, और वो बेचारे सोए हुए। अब फिर उनके दिल्ली में खड़ी रहती थी यूं करके कि कभी उठेंगे और कब मैं इनसे पूछूंगी। अब कितनी बार जो है ना वो उन्होंने मेरा परीक्षा भी लेते थे, क्या यूं आंख यूं करके देख लेते थे कि कौन यहाँ पे खड़ी हो गई है, आ गई यहाँ पर, और फिर उसके बाद आंख बंद कर देते थे। फिर उनको दया याद आती होगी कि चलो आ गई यार, पूछ ही लेता हूँ। सब बोले थे क्या के लिए आई तू यहाँ पर? मैं ताऊ जी मेरे को ना वो कहानी सुना दो दूसरी वाली। तो बोलेंगे पहले कल वाली कहानी सुना मुझे, तब मेरे को नींद सोने भी नहीं देती। अब अंदर से थोड़ा बोल रहे हो और बाहर से बोल रहे हो, तो वो बोल रहे हैं कि चुप रहे, तब पहले कल वाली सुना। मैं उनकी कल वाली डिक्टो सुना देती थी, जैसे उन्होंने सुनाई तब उनको उठना ही पड़ता था कि चल अब सुन फिर दूसरी कहानी। तो वही मेरे काम, बहुत बड़े समय बाद वो काम मेरे आया, और मैंने उसमें बहुत सारे ये करा धारावाहिक। जब मैंने आकाशवाणी में बनाए तो वो वहाँ काम आए मेरे, है ना। तो बचपन से ही सीखा मैंने बहुत कुछ। और अगर कहीं इसमें चली गई मेले वेले में, तो मेरे हाथ में जलेबी है, तो बुजुर्ग महिला को ढूंढती थी कि कोई मिला, तो उनके पास जाके दादी जी नमस्ते, दादी जी खा लो और मेरे को गाना सुना दो, अच्छा है ना। जिया बुना गीना जिया ढोला बाजे। अब ये उन्होंने मेरे को, जब मैं 5-6 साल की रही होंगी तो ये गाना उस वक्त सुनाया था, उस समय सुनाया था। अच्छा। और ये याद हो गया। ये गाना बेसिकली है कहाँ का? और ये जो है जिया बुई नागों की माँ थी जिया बुई। अच्छा। और वो 9 भाई नाग और 9 भाई नागिन थी, और वो तब वो है कि जिया बुई नागिन जिया ढोल बाती। उनके विषय में है ये कि वो 2 समय नहाती थी और 1 समय खाना खाती थी। अच्छा। और वो धर्मात्मा थी, और जो जिन पे वस्त्र नहीं होते थे उनको उड़ाती थी, और जो भूखे होते थे उनको खिलाती थी, और ऐसी थी धर्मात्मी, है ना। तो इसका जो ये आपने पहले गाना सुना, जैसे आपने कहा जिज्ञासा बहुत थी, तो इसका मतलब इस गाने का कथा जो थी वो किससे सीखी? वो तो ईश्वर भी रास्ता देता है ना। जब तुम उसके पीछे पड़े रहते हो तो ईश्वर रास्ता जरूर देता है तुम्हें, है ना। और तब फिर वो जो है, फिर वो भौती देवी था उनका नाम, भौती देवी। तब बहुत साल बाद जब मैं आकाशवाणी में चली गई, तब मैं उनके गाँव गई फिर, कि उनके गाँव जाती हूँ मैं। और तब मैंने उनसे फिर ये पूरा दोबारा सुना, और फिर पूरा सीखा, और ऐसे ही बहुत सारे लोग गीत सीखे, और उनको जो है फिर उनसे अर्थ भी समझा, है ना। तो ऐसे हो जाता है। फिर जब मैं कहने रही कि वो भूली गए छदेना वाला नृत्य करा, और उसमें फर्स्ट आया, रीजनल रैली में बहुत, मतलब स्टेट लेवल पर फर्स्ट आ गए हम। तो फिर जो है मेरे पिताजी ने कहा कि बेटे, अब तब मैं 6ठी क्लास में थी, उन्होंने कहा बेटा अब स्टेज पर नहीं जाना और गाना भी नहीं है। तो परिवार का जो सहयोग था वो मिला कि नहीं मिला बचपन से ही? अब देखिए शुरू में तो मिला उनको बहुत सारा, लेकिन अब उन्होंने समाज की भी तो सुननी थी, है ना। समाज की भी सुननी पड़ती
और उस वक्त पे जब लड़कियों को इन सारी चीजों में आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने कहा कि अब नहीं गाएगी तो बोलना ही था उन्होंने, है ना, तो समाज की बात। तो जब उन्होंने ऐसे कह दिया तो मैं कुछ जवाब तो देती नहीं थी उन्हें, कम बोलती थी मैं बहुत ज्यादा। तो तब जो है उन्होंने ये मेरे को जब मना करा तो मेरे को बुखार आ गया। अब जब मेरे को बुखार आ गया तो वो परेशान हो गए कि अब क्या होगा इसका, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे लोग में जा रही है, होता ही है बिल्कुल। फिर जो आप क्योंकि घर की सबसे लाडली भी थी। हाँ, तो फिर जो है हमारी प्रिंसिपल जो थी, जब उनको पता लगा कि उसके पिताजी ने मना कर दिया और वो बुखार आ गया उसको, तो वो आए हमारे घर और उन्होंने जो है पिताजी से कहा कि आप जो है माता राजा राजेश्वरी को मानते हो, आप उनकी पूजा करते हो और आप सरस्वती माता का तिरस्कार कर रहे हैं, है ना। पिताजी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा आपको वरदान दिया है माता ने और आपने इसका मुंह बंद कर दिया है। तो पिताजी ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने समाज में रहना है तो मुझे उनके दायित्व निभाने पड़ेंगे, पूरे दायित्व, है ना। तो फिर जो है उन्होंने मेरे को जो है तब उन्होंने कहा कि आप, मेरी प्रिंसिपल जो थी मुरादाबाद की रहने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि इसको जो है आप बाहर ले जाइए और क्लासिकल सिखवाइए इसको, है ना, और छुप करके बेटा किसी से मत बोलना कि तू कहाँ जा रही है, अच्छा ना, और तू जा, तेरा जीवन इससे सुधरेगा। तो क्लासिकल वाली जो जर्नी थी, ये कहाँ से शुरू हुई? क्लासिकल एडमिशन कहाँ से लिया और सीखा कहाँ से? बस सीखा नजियाबाद गई फिर मैं। हाँ, वैसे तो मेरे गुरुजी भी थे, हरि गणेश केलकर सबसे पहले गुरुजी वही थे मेरे। स्कूल में तो वो भजन उर्दन सिखाते थे, लेकिन अपने घर में मुझसे बोलते थे बेटी तेरी आवाज अच्छी है तो मेरे घर आ। तो उनके घर, और वो जो थोड़ा सा दिमाग, क्योंकि वहाँ क्लासिकल के बारे में कोई जानता नहीं था, इसलिए कोई संगीत को गाना बजाना वैसे ही बच्चों के लिए ठीक नहीं था। तो वो जो है अब कितना सिखाते वो भजन भी, है ना, और क्लासिकल वाले वो तो ग्वालियर घराने के थे, है ना, तो उनको तो बुरा लगना ही था। तो वो क्या, तो झल्ला जाते थे गर्मियों में, तो सारे बच्चे उनके पास नहीं जाते थे। अच्छा। ना 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 ना, ना गुस्सा है पता नहीं। और मैं उनके घर तक जाती थी, अरे वाह। मैं उनके घर जाती थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे, बहुत प्यार करते थे और बोला कि बेटा इसको सीख, है ना। तो इस तरह से उन्होंने सिखाया। फिर उसके बाद जब मैं नजियाबाद सीखने के लिए गई तो पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा वो मेरे गुरुजी रहे। और फिर उनसे मैंने सीखा और 4 बजे सुबह से और रात के 12 बजे तक, क्योंकि हमारे यहाँ जब छुट्टी होती थी ना 3 दिन की 4 दिन की, पिताजी मुझे सीधे ले जाते थे नजियाबाद। तो ये जो नजीमाबाद जब आप जाते थे ना, नजीमाबाद जब आप जाते थे तो उस वक्त पे स्कूल की छुट्टी लेकर जाते थे या वहाँ फिर क्या था? नहीं नहीं, कैसे एडजस्ट? नहीं, जैसे 4 दिन की छुट्टी पड़ी, अच्छा, है ना, तो पिताजी मुझे नजियाबाद लेके चले गए। तो जो बीच में जिस दौरान आपकी छुट्टियां पड़ती थी उसी बीच जाते थे, यानी आपने स्कूल को भी नहीं छोड़ा? ना, स्कूल को भी नहीं छोड़ा। तो स्कूल को छोड़ती तो फिर वो भी डंका मेरे सिर में बज रहा था ना, डंडा कौन सा। जब मैं 4-5 साल की थी मैं, तो देखो ईश्वर कैसे करता है ना, डंडे भी मारता है लेकिन प्यार भी करता है, राह भी दिखाता है। तो उनने क्या करा कि मेरी जो, मैं अपने ताऊ जी के यहाँ गई हुई थी, उनके घर के बाहर हम वो खेल रहे थे, गिट्टी खेल रहे थे ना, मैं और मेरी छोटी बहन। तो तब तक मेरे ताऊ जी जो थे वो जा रहे थे अपने सर्विस पे, उन्होंने मेरे हाथ में एक आना रखा, और बच्चों को देते हैं ना फिर ऐसे जब कहीं जाते हैं, तो उन्होंने एक आना रखा मेरे हाथ में, और मेरे से, अरे ये भी बोलते रहे साथ में, मेरे से तो नहीं बोला उन्होंने, पर साथ में आना रखते ही कि मेरे भाई की लड़कियां हैं, वो तो अपनी लड़कियों को इधर उधर घाटियों में विवाह देगा और मैं अपनी लड़के को मास्टर नहीं बनाऊंगा। अरे वाह। और जब उन्होंने ये कहा तो मेरे पे तो बस फिर मैं तो झंझना गई बुरी तरह से। मैंने उनका एक आना उनकी सीढ़ी में रखा और अपनी बहन का हाथ पकड़ा, सीधे घर भागी। अपनी माँ से पूछा तुम मेरी शादी तो नहीं करोगी? अच्छा। छोटा बच्चा पूछ रहा है माँ से तुम मेरी शादी तो नहीं करोगी? मेरी माँ ने कहा कि भाई शादी तो करनी ही पड़ेगी भाई, क्या करना चाहती है? तो फिर वो समझ गई कि जरूर इसने कुछ सुना, कुछ गड़बड़ जरूर है। तो उन्होंने कहा कि क्या करेगी फिर? तो मैंने कहा मास्टर नहीं बनूंगी। तो उन्होंने कहा कि अगर पास होएगी तभी तो मास्टर नहीं बनेगी, अगर पढ़ेगी तो मास्टर नहीं बनेगी, फेल हो जाएगी तो शादी हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा उस समय गांठ बांध ली कि मुझे पढ़ना है, और पढ़ना भी है और ये भी करना है, संगीत भी करना है, दूसरी चीज। और उसके बाद जो है फिर अब रेसर भी बढ़िया नंबर 1 थी मैं, सब मेरा इंतजार करते थे तब आएगी रेसर, तब रेस। आपको अगर मल्टी टैलेंटेड कहा जाए और फिर कोई दो राह ही नहीं होगी। ड्राइंग भी बहुत अच्छी, अभी भी मैं ड्राइंग इतनी बढ़िया बना देती हूँ। और आप तो नृत्य भी बहुत अच्छा करती हैं। तो और फिर उसमें जो है फिर, और मेरे को फिर क्या राइफल ट्रेनिंग की लैंडस्टोन था,
तो वो भी स्वाभाविक था आना उसमें। स्वाभाविक था, हाँ। तो राइफल में भी नंबर 1 थी मैं, राइफल चलाने में, है ना। बढ़िया, हाँ। तो और फिर उस समय चाइना और भारत का जब युद्ध हुआ तो उस समय राइफल ट्रेनिंग भी करी मैंने, और फिर लेट के मोर्चा ले और फलाना कर, ऐसा सब सीखा, और उसमें फर्स्ट भी आई फिर, है ना। तो ऐसे भी बहुत सारा था। तब उसके बाद जो है जब सीखा मैंने नजियाबाद में, और फिर वहाँ से घर जब लैंसडाउन आती थी तो हमारे यहाँ पांडा होता है, कमरे के ऊपर एक छोटा सा स्थान होता है जहाँ पर सामान रखा रहता है, तो वो अंधेरा होता है बिल्कुल। अब उस अंधेरे में बैठ करके टॉर्च चमका करके फिर कॉपी में लिख करके लॉपी करके, और उसमें तब वहाँ पर गाती थी मैं, बहुत हल्के स्वर में, और पिताजी कहते थे आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए थी। और जब पढ़ के जब हाई स्कूल करा मैंने, तो अपनी ही स्कूल में जब टीचर बन के आई होंगी तो कैसा लगा। और फ्रॉक पहनने वाली लड़की, और फिर वहाँ पर साड़ी पहन के जा रही है, तो सारे लोग बोले कि पागल हो गई क्या ये, है इसको क्या। किसी ने मेरे को देखा भी नहीं था, क्योंकि मैं तो वहीं रहती थी। सुबह उठे 4 बजे से रियाज करा, फिर स्कूल गए, स्कूल से आए, फिर स्कूल का काम करा, फिर रियाज करने बैठ गए, और फिर रात में जो है फिर टॉर्च से पढ़ने लगे। पिताजी मेरे कमरे का लैंप बंद कर जाते थे, ये इसने पागल हो जाना इस लड़की ने। तो ये जो रियाज का समय होता था ना, वो आप कितना समय देते थे रियाज को? रियाज मतलब 4 बजे से 5, 6, 7। अच्छा, 7 बजे तक। हाँ, और वो हर दिन का था? हाँ। और फिर रात को 6 बजे से शाम को 6, 7, 8, 9, 10 तक, और फिर 10 बजे के बाद फिर पढ़ाई। हाँ, तो आप खुद से रियाज करते थे या आपके कोई ट्रेनर भी थे या जिन्होंने रियाज खुद से? अरे वाह। जो वहाँ रियाज करके आई ना, नजीमाबाद से जो रियाज करके आई, उसको बस लगातार गाना, तो वो तो रियाज ही होगा, है ना। तो इस तरह से जब मैं पहली बार एग्जाम देने के लिए गई वहाँ नजीबाबाद, तो वहाँ पर जो गुरुजी आए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा क्या उसका नाम, एक मुझे मेरे को एक वचन दो। अच्छा। मैंने कहा जी। तो उन्होंने मुझसे बहुत सारे राग सुने, और उसके बाद पिताजी को पता नहीं था कि इतने राग इसको आते हैं। उन्होंने कभी नहीं सुना। हाँ, कभी सुना नहीं। हाँ। तो तब वो बहुत मतलब उनको आश्चर्य हुआ इस चीज का। फिर जो है गुरुजी जो वहाँ पर आए थे हमारे एग्जामिनर बन के, उन्होंने मेरे को 21 रुपए दिए। अच्छा। तो पिताजी ने कहा 21 रुपए। हाँ, पिताजी ने कहा कि आप क्या कर रहे हो, ये आप तो हमको पाप लगा रहे हो, हमको आपके चरणों में भेंट चढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मेरा आशीर्वाद है इस बच्चे को, और बेटा मुझे तू वो दे, वचन दे कि जो मैं कहूँगा वो करेगी तू। तो मैंने कहा जी वचन। तो उन्होंने मेरे को कहा कि तू हारमोनियम के संगत में कभी नहीं गाएगी। हारमोनियम पे वो होकर के मतलब उसके भरोसे नहीं रहेंगे, है ना। तो आपने बिना हारमोनियम की, हाँ, बल्कि बस स्वर छेड़ दिया और बस वैसे। अच्छा। किसके फिर उसमें तो जो है ना, नहीं तो स्वर नहीं लग पा रहा तो फिर वो स्वर दबा दिया, है ना। जैसे हाँ, हम देखते हैं कि तानपुरा और हारमोनियम से हम बहुत ज्यादा ताले लेते हैं। हाँ, तो आपने उन चीजों का सहारा बिल्कुल नहीं लिया। तो मैंने तानपुरा के साथ ही गाया होगा, या मैंने स्वर दबा दिया साफा, और बस उसी में गाया मैंने। पर मैंने अपनी संगत नहीं करवाई उसमें, क्योंकि फिर आदमी डिपेंड हो जाता है उसके ऊपर, फिर वो गा नहीं पाता, उनको फिर स्वरों का उतना ज्यादा वो नहीं होता। हाँ, और फिर जब हारमोनियम बजाएंगे 5 ये फलाना काला फलाना वो है, तो वो फिर वो उसी में रह जाते कि अच्छा यहाँ से गाया जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होता। तो जब आप गए, आपने बताया कि आपको कहा एक वचन देने को कि आप हारमोनियम की संगत में नहीं गाएंगे, उस वक्त आपके पिताजी भी आपके साथ थे। तो उसके बाद से पिताजी का जो नजरिया था आपके लिए या आपके संगीत को समझने के लिए, वो विकसित हुआ या कैसा उसके बाद उनका? मतलब उन्होंने जब मैं उस समय तो उनको विकसित ही हुआ, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा कमरा था और उस कमरे के लास्ट में हम बैठे थे। पिताजी ने कहा पता नहीं इसको आता है कि नहीं आता ना। और जैसे वो पूछ रहे थे कि फलाना राग गाओ, तो वो गा रहे थे, तो तेरे को आता है? मुझे हर राग में पूछ रहे तेरे को आता है? तो मैं बोलती थी हाँ आता है। 13 राग होते थे उस जमाने में, तो मेरे को सब याद थे, और मैंने वो करा। जब उन्होंने मेरे से सारे राग सुने तो वो बिल्कुल ऐसे बैठ गए, उन्होंने कहा कि बेटा आप कोई फिल्मी गाना सुनाओ जरा। तो फिल्मी गाना फिर मैंने सुनाया, तो कौन सा फिल्मी गाना? हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। से देश प्रेम भी मेरे मन में कूट के भरा है। मैं देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, है ना। तो यही है। और फिर जो है मतलब बहुत खुश हुए वो, तो पिताजी को अच्छा तो लगना ही था, है ना। और फिर उन्होंने पिताजी के लिए बहुत गर्व का विषय होगा कि उनकी बेटी और संगीत के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गई है, इतने सारे राग याद है। और पर उन्होंने कभी मेरे को शो नहीं होने दी। अच्छा।
कभी शो नहीं करा उन्होंने सोचा पता नहीं घमंड हो जाएगा या जाने क्या होगा, हो सकता है ना। फिर जो है पिताजी से मैं कम ही बोलती थी, नहीं बोलती थी ज्यादा। जो कुछ बोलती थी माँ से ही बोलती थी। लड़ना भी है तो माँ से ही है सब कुछ। और पिताजी बोलते थे कि बेटा, छोटी बहनें थी जो मेरी, तो उनसे बोलते थे कि वो कहते थे कि माँ हम जो है ना जरा वहाँ पर खेलने चल रहे हैं फील्ड में। माँ कहती थी उससे पूछ लो, मुझसे मत पूछो, उससे पूछो। तो मेरे को तभी मेरी माँ ने बुढ़िया बना दिया है ना। तो घर की मतलब एक जिम्मेदारी भी कि पिताजी बोलते थे बेटा अगर एक इंजन है तू अच्छा घर के, इंजन अगर खड्डे में जाएगा तो सारे डिब्बे खड्डे में चल जाएंगे। तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी झंझावात थी। अगर एक कदम भी गलत रख दिया तो सारे बहनें बिगड़ जाएंगी। तो आप घर में सबसे बड़ी? हाँ, तो वो भी एक मतलब हर उम्र पर मेरे लिए एक बहुत बड़ा बोझा मेरे सिर पे रखा गया, ईश्वर ने रखा हुआ, चाहे कैसे भी रखा है ना। तो उसके बाद फिर क्योंकि वो लगन को सुदृढ़ करने के लिए और तटस्थ रहने के लिए उसके लिए ये करना भी बहुत जरूरी था। फिर उसके बाद जो है तब फिर 10 साल मैंने अपने स्कूल में पढ़ाया है ना। तो जैसे टीचर बनी, टीचर की बात आप कह रहे थे, तो आप हाई स्कूल में आप कौन से सन में आप टीचर और शिक्षिका के तौर पे? मैं 1968 में मैंने हाई स्कूल करा। अच्छा। और 69 में मैं टीचर बन गई। और संगीत की टीचर। हाँ। उस वक्त तो लोगों को म्यूजिक का कुछ बारे में पता नहीं था। तब सबको पता लगा कि गाना बजाना भी विषय होता है। तब उन्होंने कहा बेटा हमारी बेटी को भी पढ़ा दे बेटा। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था जो बहुत बढ़िया कि अभी तक आप फ्रॉक पहन के जा रहे हैं, फिर आपने डायरेक्ट 10th पास करने के बाद आप साड़ी में एक अध्यापिका के तौर पे जा रहे हैं, तो कैसा महसूस हुआ? तो ये हो जाता ना, एक गुरु बन जाता ना जब इंसान, तो उसमें एक बहुत बड़ा बोझ अभी उसके दिल में, एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और फिर मैं बोल रही हूँ कि मैं उसी दिन मैं 70 साल की हो गई थी। उसी दिन है ना। मैंने अपने लिए कभी नहीं जिया, कभी नहीं, मेरे को कोई याद नहीं है ऐसा कि मैंने अपने लिए कभी कुछ करा हो, है ना। तो मुझे अच्छा लगता था कि ये इतना अच्छा गा रही है, चल आओगा, चलिए कर। और मैं जहाँ जैसे पीरियड फ्री भी होता था तो मैं उनको कराने चल जाती थी। तो मेरी प्रिंसिपल सोचती थी कि पागल हो गई क्या ये, बस इंटरवल में भी बैठी नहीं रहती, उनको सिखाती रहती ना। तो ऐसे करती थी मैं। तब फिर हमारे यहाँ एक प्रिंसिपल आई, तो उनका नाम था फातिमा हुसैन। अच्छा, फातिमा हुसैन, वो हापुड़ की रहने वाली थी। अब जब हाई स्कूल में बच्चे, हाई स्कूल का एग्जाम था उनका, तो उसके बाद मैंने सोचा इंटर में खुल जाता तो कितना अच्छा था। तो ये बच्चों का जीवन बन जाएगा, है ना। तो मैंने कहा क्या करूं। मैं उनके पास गई, मैंने कहा बहन जी आप ना हाई स्कूल के बाद इंटर में खोल दीजिएगा म्यूजिक। कहने लगी रहने दे, अपने जैसा समझ रखा है सबको। ये पत्थर पे खोबड़ा रगड़ के कुछ नहीं मिलेगा तेरे को ना। काहे के लिए इनके लिए इतना मेहनत कर रही है ना, इनके पास का नहीं है, अपने जैसे समझ लिया सबको। ऐसे करा, मेरे को बहुत डांटा उन्होंने ना। फिर जब मेरी हालत यूं देखा उन्होंने कि ज्यादा ये रोन पे तो गई, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा सुन इधर आ, क्या करेगी? मैंने कहा जी मैं मेहनत कर लूंगी, मेहनत उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वैसे ना मैं औरंगजेब हूँ इस मामले में, मेरे को संगीत उनकी कुछ से कोई लगाव नहीं है इससे, है ना। तब फिर जो है उन्होंने बोला मेरे से कि ठीक है फिर खोलेंगे, पहले पास तो होने दे इनको। रिजल्ट आया नहीं, अभी इंटर खोलने लगी। और मैं जो है फिर चुपचाप अपने घर चली गई, भगवान इनको पास कर दो, भगवान इनको पास कर दो, है ना। और उसके बाद जो है जब जो है वो इंटर का रिजल्ट आया ना, तो वो अपने घर से लट्ठी टेक के माधुरी कहाँ रहती है, क्या बात है। और फिर सुबेदार मोहल्ले में रहती माधुरी यहाँ, और ये आई मेरे घर में। बेटा तू सब कुछ कर सकती है, तूने, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ ना, तू सब कुछ कर सकती है। अल्ले तेले जर्दा बना के लाई, तेरे वजह से आज मेरे 10 बच्चे फर्स्ट आए हाई स्कूल में। 9 बच्चे वो और 1 बच्चा और साइंस का। 10 बच्चे फर्स्ट आए हाई स्कूल में। उस समय तो यूपी बहुत बड़ी बात थी। और तब उसके बाद जो है फिर तब फिर इंटर में खुला, और इंटर में फिर वो BA में गए। फिर मैंने कहा तुम म्यूजिक लोगे और वो करोगे, फिर उनको भी करा, BTC भी करी होगी, किसी ने कुछ करा होगा। तो अगर कोई BA में भी अगर किसी ने म्यूजिक लिया होगा तो मैं उनको अलग से भी पढ़ाती थी। अच्छा, है ना। तो इस तरह से जो है कहते हैं ना, तो मेरी एक टीचर थी, वो मेरे से बोलती थी कि ये तो ना वो पुलिया है, दोनों उनको दोनों चीजों को आपने समझा। हाँ, मतलब बीच में बहुत भयंकर नदी बह रही है, और उसको और इसको दोनों पार्टों को संभालने के लिए उसने पुलिया का रूप करा। आज उसमें एक चींटी भी पार हो रही है ना ना, कि बेटा तेरे को तो भगवान बहुत कितना उन्होंने मेरे को आशीर्वाद उनका ही है मेरे पास। और फिर उसके बाद जो है तब फिर
मैं जो है फिर जहाँ भी हमारे यहाँ के बच्चे जाते तो वो मालती घसेरी मैंने उस तब से लिखती भी थी। अच्छा। मैंने तो कविताएं पहली जो रचना थी आपकी जो आपने लिखी तो वो कब लिखी और वो थी कौन सी? मैं उस समय बहुत छोटी रही होंगी। हाँ। तब मैंने लिखी थी वो थी मालती घसेरी से भी पहले थी शायद। अच्छा। वो दिमाग में भी नहीं आ रहा मेरे, तो वो है। और उसमें जो है मालती घसेरी मेरा बोण है जा, मालती घसेरी मेरा बोण है जा, हरिया चौकीदारा मेरी आस ना कर। अब वहाँ पर एक हरिया चौकीदार थे हमारे। अच्छा। उसमें जो है ना वहाँ धर्मशाला थी, तो बेचारे इतने मोटे पैर थे उनके, बहुत ज्यादा वो बीमारी रहते थे ना, तो उनका नाम था हरिया चौकीदार। हाँ। तो मेरी जो टीचर थी उन्होंने कहा ये लड़की हरिया चौकीदार पे नहीं बना सकती, तो कोई गाना बना दे। और मैंने वही बना के मैंने लिख दिया। और उसके बाद जो है फिर मैं वो हुई, मेरी बहन के हस्बैंड खत्म हुए जब मैंने जबरदस्ती उनकी शादी करवाई ना, मैंने शादी करने के लिए भी नहीं करा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करूंगी। जब मैं 8th 9th में पढ़ती थी। हाँ, तो पहला जो घर वालों से होता है ना कि पहली बार जब आपसे कहा कि शादी करनी है, हाँ। तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? वैसी होगी 12-13 साल। हाँ। तो आपने उस समय बगावत करी, आपने कहा नहीं करनी है मुझे शादी। बिल्कुल मुझे करनी नहीं है शादी। हाँ, तो उस वक्त पे जब चारों ओर पूरे समाज में हर लड़की की शादी जल्दी हो जा रही है, वही सारा चीजें बना हुआ है बैकग्राउंड में, तो उस वक्त पे ऐसा डिसीजन लेना और दृढ़ होकर कहना कि मुझे शादी नहीं करनी है, बिल्कुल, तो कैसा अनुभव था? मैं सोचती हूँ ना भगवान जी ने मुझे दृढ़ संकल्पित भी बनाया है। बिल्कुल। और दृढ़ता भी बहुत ज्यादा है मुझे, है तो हाँ, है तो हाँ, है ना। के लिए साहस तो चाहिए, बिना साहस के और दृढ़ संकल्प हुए हम ये काम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जी। तो जब हम उधर से लैंडस्टोन से वापस आ रहे थे गांव अपने, तो रास्ते में जो है मेरे नाना जी बोले अरे लड़की जवान हो गई भाई, अब शादी होनी चाहिए इसकी, तो बेटा इसकी जन्म पत्री भेज देना। अच्छा। तो पिताजी ने कहा ठीक है मैं भेज दूंगा। और हम जब घर आए तो मेरे तो फिर हवाइयाँ उड़ गई, ये कैसे हो सकता है भाई। तो फिर पिताजी ने जो है हमको वहाँ छोड़ा और खुद वो लैंडस्टोन चले गए। अब माँ थी अकेली, अब माँ से लड़ सकती थी मैं। तो तब उसके बाद सुबह उठ के 5 बजे और सीधे हमारे घर के पास बहुत बड़ा आम का पेड़ अभी भी है वो पेड़। अच्छा। तो उस पेड़ पे बैठ गई मैं और इतने सारे पत्थर ले गई और ऊन ले गई अपने साथ। मुझे बुनाई का भी बहुत अच्छा शौक है, बुनाई भी मैं एक से एक बढ़िया बनाती हूँ। तो वो मैंने बुनाई शुरू करी और वहाँ पर मैंने पूरी स्वेटर बनाई और सुबह 4-5 बजे वहाँ चली गई। मुझे नहीं खाना, मुझे तुम शादी नहीं करोगी पहले मेरी। तो मेरी माँ कह रही बेटा मैंने कहा मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, कुछ नहीं, मेरे को करनी नहीं है तो नहीं करनी। तब फिर जो है तब वो जो है माँ बहुत परेशान। अब मैंने दुखी भी तो करा अपने माँ को, बहुत दुखी करा। तो माँ ने आपका सहयोग किया, माँ आपके काम को समझती थी? समझती तो थी लेकिन बोल नहीं पाती, कुछ नहीं बोल सकती। किससे बोलूं, मैं भी प्यारी हूँ उसके लिए और पिताजी का कहना भी मानेगी है ना, तो वो बीच में फंस जाती थी ना। तो वही मैं कभी सोचती हूँ कि कितनी कठिन परिस्थितियाँ होती है ना, बेटी का साथ दे या जो अपने पति जो बोल रहे हैं उनकी बात सुने या उनका साथ। तब फिर उन्होंने जो है, अब मैं अपने खुद भी नहीं खा पाई, खाया होगा नहीं खाया होगा भगवान जाने, लेकिन मैं रोज जब 7 दिन का अनशन था मेरा। आपने 7 दिन कुछ कुछ नहीं। और मेरी जो बहन है ना दूसरे दिन मेरे लिए थाली लेके आए ना करके, तो मैंने उस ऊपर से पत्थर ऐसे करके फेंका तो उस थाली में लगा। और अब सोचती हूँ अगर सिर में लग जाता तो क्या होता, सिर में लग जाता तो क्या होता। और फिर मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मैं क्या बताओ कैसे रही होंगी मैं। बाल मन था और उस वक्त पे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि 7 दिन में भूखे क्या रहती हूँ, रहने देते हैं ना कोई बात नहीं, खा लेते हैं, शादी कर लेते हैं। ना खाना तो वैसे मेरे लिए बहुत कठिन है। मैं जबरदस्ती माँ खिलाती थी, एक रोटी इधर से एक गप्पा उधर से, पिताजी ले खा एक रोटी। हाँ दूध जरूर पीती थी। अच्छा, तो उस वक्त पे दूध भी नहीं पिया? पानी है? कुछ भी नहीं। जाड़ों के दिन थे वैसे भी लगा नहीं कुछ नहीं। अच्छा। हाँ लंबी रातें थी, छोटे दिन थे तो वैसे पता ही लगा। बच्चे का तब 7 दिन भूखे रहना। 7 दिन भूखे। तब मेरे ताऊ जी जब हमारे यहाँ पाठ था, देवी का पाठ ना, तो मेरे ताऊ जी आए मोहनलाल उनियाल, तो वो आए हमारे घर में। माँ ने उनको सारी बात बता दी कि ऐसा कर। हाँ अब ताऊ जी, तब उन्होंने कहा क्या करें, तो उन्होंने सारी बहनों को गाँव की जितनी थी उनको बुलाया और मेरे से कहा कि बेटा मेरा तम्बाकू कहाँ रखा तूने? मैंने कहा ताऊ जी वो ना अलमारी में रखा है मैंने।
हाँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे मिल नहीं रहा बेटा, तू ही आके देगी, मुझे नहीं पता। हाँ। और जैसे मैं नीचे उतरी उन्होंने मेरे को खिलवा दिया। अच्छा। तब उन्होंने फिर मैंने कहा ताऊ जी तुमने ऐसे मेरे साथ धोखा करा। उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन तेरे पिताजी को समझाना पड़ेगा ना, उसको समझाऊंगा मैं, है ना, पर तू जो है खा ले, खाना खा ले, है ना, तेरे को कुछ हो जाएगा तेरे पिताजी का क्या होगा। वो तो बहुत मतलब अगर आपके ताऊ जी वहाँ पे नहीं आते या वो नहीं कहते कि आप खा लो, जबरदस्ती खिला दिया बहाने से, हाँ। तो आप खाते नहीं? कुछ तो भी आप हो सकता और दिन था। तक कुछ भी हो रख सकता सकते था। थे, इतनी नहीं, कुछ हिम्मत भी हो आप में थी। हाँ, कुछ भी हो सकता क्या था। बात है। अकल भी नहीं रहती, अकल भी नहीं, दृढ़ संकल्प भी था तो बर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। दूसरी चीज ये भी उन्होंने सिखाया मेरे पिताजी ने, कोई बाहर वाला थोड़ा सिखाएगा। अब वो तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जब उनके पास वो लेने के लिए आया ना कोई कि आप जो है पेंशन के लिए भरो, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं भरूंगा, मैंने कोई अलग से थोड़ा करा, मेरी मातृभूमि है उसके लिए करा मैंने कोई वो नहीं करा, वो मैंने अपने मातृभूमि के लिए करा, मैं उसके पैसे क्यों लूंगा भाई। उन्होंने नहीं लिया। फिर मुझसे कहते थे बेटा तुलसी कर पर कर करो, करतर कर न करो, जा दिन करतर कर करो ता दिन मरण करो। ये भी कहा उन्होंने मुझसे। अच्छा। कि कभी यूं नहीं करना चाहिए, यूं करो, और जिस दिन यूं करो समझ लो मर गए तुम, समझ गए। ये भी उन्होंने देने का भाव रखो, हाँ। और लेने का भाव कभी मत रखो, और जिस दिन आपने लेने का भाव रखा उस दिन तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे जीवन, है ना। तो ये भी उन्होंने ही सिखाया मुझे कि कोई भी अच्छी चीज अगर तुम करने जा रहे हो तो दृढ़ संकल्पित रहो, उसके लिए किसी की डरने की जरूरत नहीं है ना। जो वो कहते थे जो डर गया वो मर गया, और जो जिसको लगी डर उसको बना घर। मैंने कहा ये फिर क्यों बोल रहे हो आप, तो तेरे को डर उसमें लगी कि जिसमें तूने, मैं बाद में पूछा ना उनसे, यानी आप बचपन से तार्किक भी बहुत थे। हाँ, तो मैंने से खेलते थे, विचारों से अब छोटी बच्ची में तो मैंने नहीं बोला जी। लेकिन जब बड़ी हो गई, मैं जब मेरी सर्विस लग गई तब मैंने कहा पिताजी ये बताओ आपकी जिसको लगी डर उसको उसका बना घर कैसे बोलते फिर आप। हाँ, तो कहने की तेरे को डर लगा तभी तो तूने पढ़ा, तभी तूने पढ़ा। तो दोनों अर्थ होते हैं, आ ना जा ना, तो दोनों अर्थ है ना। ऐसी भाषा है कि इसमें तो पागल हो जाएगा आदमी। अब तू कौन सा रूप उसका ले वो तो तेरी मर्जी है भाई, है ना। तो ये भी उन्होंने सिखाया। फिर जो है एग्जामिनर बनी फिर। अच्छा। 3 साल बाद आई फिर जो है जब मेरी सर्विस लग गई तो फिर पिताजी अब लड़का ढूंढा हुआ है तेरे दादाजी ने तेरे लिए, अब तू बता के क्या करना चाह रही है। जब नौकरी से आप आए उसके बाद की बात। हाँ, अब नौकरी जब करते हुए मेरे को 2 साल हो गए तो मेरे दादाजी थे इलाहाबाद में, तो उन्होंने कहा कि अब क्या कर रही है वो, उसके लिए लड़का ढूंढा हुआ है हमने। तो पिताजी ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं बोल सकता चाची, ये तो ये पता नहीं क्या लड़की है। ताऊ जी बहुत परेशान हो गए मेरे, है ना। तो फिर जो है फिर उन्होंने कहा कि क्या करना चाह रही है, मास्टरनी बन गई, अब क्या चाहिए क्या चाहिए। हाँ। मैंने कहा मुझे एग्जामिनर बनना है। फिर उन्होंने मेरे को एक और शर्त फिर एग्जामिनर बना दिया मुझे। अच्छा। अब एग्जामिनर कहाँ गई, कहाँ पूरे यूपी में सब चीज। तो पहली जो जगह थी जहाँ पे आप एग्जामिनर बन के गए, क्योंकि आपने कहा कि सेकंड मेरा सपना है कि मैं अब एग्जामिनर बनूं। हाँ, तो वो जगह कौन सी थी, कहाँ, कौन से? अरे मजेदार हुआ वो फिर वो फरीदाबाद। अच्छा, फरीदाबाद। अब फरीदाबाद गई मैं जब, तो बच्चे मुझसे ज्यादा बड़े, ज्यादा छोटे तो नहीं थे, मतलब बड़ी बहन की तरह ही थे, और कभी किसी को पता ही नहीं लगा कि एग्जामिनर है। अच्छा। और मेरे साथ सबसे बड़ी चीज, मेरे साथ एक और भी थी टीचर मधुलिका चतुर्वेदी दीदी, तो वो होम साइंस की एग्जामिनर थी और वो बड़ी थी। और जब उनके साथ में जाते थे तो वो एग्जामिनर उनको समझते थे, और तब उनको बोलती थी एग्जामिनर ये है। तब हैरानी होती थी सबको, ये क्या हो सकता है। तब फिर जो है मैंने वहाँ एग्जाम लिया, और वहाँ जैनियों का एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, मैं उसमें भी मेरे को ले गए। उन्होंने मेरे को गोलगप्पे भी खिलाए, और उसके बाद उन्होंने मेरे को चरखी घुमाई। आपको चरखी घूमने, मैंने कहा हाँ मैं घूमूंगी चरखी, और मेरे को चरखी में बैठाया। तो वहाँ पर बच्चे कह रहे एग्जामिनर झूल रही, बच्चे कह रहे जिनका एग्जाम लिया होगा मैंने। फिर ऐसे मैं जो है वहाँ गई, इलाहाबाद और लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, सब जगह, झांसी, कहाँ नहीं गई, मिर्जापुर। और एक जगह तो ऐसा था कि मिर्जापुर में वहाँ गई, गाजीपुर, तो वहाँ पर सड़क वैसी थी वो, तो इक्के में बैठ गई, कभी इक्का यूं हो रहा है, वही यूं हो रहा है, ऐसे हो रहा था इक्का। अच्छा। और वहाँ जब गई तो वो दीदी भी मेरे साथ थी, तो उन्होंने उनको एग्जामिनर समझा, और जो
वहाँ इस स्कूल में लड़कों के पास था म्यूजिक, इंटर में वो जो पढ़ रहे थे तो उनके बाद म्यूजिक था। हाँ। अब वो लड़के क्या कर रहे हैं, जो वहाँ पर ना वो खिड़की थी तो उसमें वो छोटी छोटी ईंटों से नहीं बनाए होते, बीच में छेद होते थे, बीच में छेद। हाँ, तो वो गाँव में ना, गाँव था वो ठेठ। तो वहाँ के वो जो मेरे को वहाँ के टीचर बोल रहे हैं कि मैम आप जो है ना बिल्कुल इनको शो मत होने दीजिएगा कि आपने कितने नंबर दिए, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, है ना। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। तो जो है वो कह रहे वहाँ देख रहे शुक्रिया आवत रहीन, शुक्रिया आवत रहीन, ऐसे बोल रहे हैं वहाँ पर जोश से। तो मेरे को बहुत मजेदार वो लगा। फिर इतना बड़ा थाली में वो इतनी सारी कटोरियाँ लग के खाना लाए। क्या बात है। तो फिर मैं जो है खाना तो कहाँ खाना था, मैंने कहा दीदी आप खाओ, मैं एक रोटी खाऊंगी बस निखारी में। तो उसके बाद जो है फिर मैं एग्जाम लेने गई। तो मैंने कहा आपको जो सबसे अच्छा लगता है, मैंने कहा राग वो सुनाइए मुझे। किसका राग और किसका क्या? भला करोगे भला मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, ऐसे गा रहे हो। और मैंने कहा भैया क्या होगा। अच्छा मैंने कहा दूसरा सुना, ऐसे करके। अच्छा। तब फिर मैंने जो है तब वो खैर गाना ठीक ही गा रहे थे वो। यही था कि राग नहीं आ रहा था उनको, राग में भी जो है खाली बंदिश गा दिया और कुछ नहीं था पता, पर सबको पास कर दिया। उसके बाद जो है एग्जामिनर साहिबा आपके लिए ऊंट लाए हैं। अच्छा। ऊंट में बैठाया फिर उन्होंने मेरे को, और गन्ना भी दे रहे, गन्ना भी चूस हो के। तो वो कह रही कि चुपचाप से खा ले वरना देख लेना। तो मेरी जो दीदी आई थी और उनके साथ फिर वापस चले गए। ऐसी बहुत सारी जगह गए, मतलब ऐसे ऐसे मजेदार किस्से हैं। एक जगह वहाँ गई वाराणसी, तो वहाँ पर जो है उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा तब मतलब वहाँ पर भी जब उनको पता लगा ना कि ये जो है एग्जामिनर ये है तो वो जो है उन्होंने फिर इतनी सारी तो मालाएं पहना दी मुझे ना। और इत्तेफाक से जो प्रिंसिपल थी उनका नाम भी माधुरी था। अरे और फिर तो बोलना ही क्या था। एक जगह ऐसा था कि वो कह रहे बेटा तुम अभी बैठो, अभी बाद में तैयार होना, तुमको सारा बाजार घुमाएंगे हम। और एग्जामिनर जो है दीदी और मेरे से बोलते तू मत बोलना कि मैं एग्जामिनर हूँ। और तब फिर जो है जब मैं तैयार हो गई, अरे बेटा आप तैयार हो गए क्यों बैठे, आपको हम बाद में तैयार हो जाते। उन्होंने कहा नहीं एग्जामिनर यही है। तो उनको हैरानी होती थी, मजेदार थी दीदी भी ना। तो इस तरह से बहुत सारी जगह एग्जामिनर बन के फिर उसके बाद सारी तमन्नाएं पूरी हो गई। और उसके बाद जो हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल थी तो उनका नाम था कृष्णा व्यास। तब उन्होंने आकाशवाणी की एक पोस्ट निकली। अच्छा। तब उन्होंने उस पढ़ा, उसके बाद उन्होंने फॉर्म भरा और मेरे से कहा इधर आ सिग्नेचर कर इसमें। मतलब ये है ना कि मेरे को अभी तक भी जो कुछ चीज मिला मेरे को ये दूसरे की वजह से मिला। दूसरों ने करा मेरे लिए, मैंने अपने लिए कुछ नहीं करा। बिल्कुल ना टीचर बनी तो वो भी मेरे पिताजी दादाजी वगैरह उन्होंने करा होगा, मुझे क्योंकि आप वो कहते हैं ना कि अगर हम दृढ़ संकल्पी हो और अगर हमारे सपने बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो हमें राह मिल ही जाती है, तो कोई ना कोई हमें राह दिखा ही देते हैं। तो आपके साथ भी सेम चीज है। तो मैं तो ईश्वर से यही बोलती हूँ कि तूने इसीलिए मेरे को भेजा, तो कृपा कर मुझे, मतलब मैं इसको पूरा कर सकूं, है ना। तो फिर जो है तब जो है वो उन्होंने मेरे से बोला कि सिग्नेचर कर। अब बिना पिताजी से पूछे झूठ कैसे बोलूंगी मैं उनसे, तो मेरे को बहुत ज्यादा मेरे को सिग्नेचर करने में क्या सिग्नेचर वो फॉर्म भरा था ना वहाँ आकाशवाणी वाला। ठीक है। तो मेरे से सिग्नेचर करने, मैंने उसको पढ़ा। उसके बाद मैंने कहा दीदी मैं कैसे कर सकती हूँ, तुझे करना है कि नहीं करना, कसम दूं तुझे मैं अपनी। तब उन्होंने मुझे अपनी कसम दी। और तब फिर बोला कि कर सिग्नेचर इसमें। फिर मैंने जो है उसमें सिग्नेचर कर दिए। और धक 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 मन में कि पता नहीं अब मेरे पिताजी सुनेंगे तो क्या मुझे क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। मैंने उनसे पूछा भी नहीं। तब फिर जो है मैंने जो है तब फिर ईश्वर मैंने कहा तू ही जाने तेरा काम यथा योग्यम तथा कुरु, मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद इत्तेफाक देखिए जब मैं अपनी बहनों को एग्जाम दिलाने ले जा रही थी नजियाबाद, और वहाँ से लौट रहे थे नजियाबाद से, तो सामने आकाशवाणी नजियाबाद लिखा हुआ और उसमें बाहर पुलिस लगी हुई। पिताजी ने कहा मधु तेरे लिए नहीं है यहाँ कोई जगह, कोई पोस्ट होगी उसके लिए अप्लाई करो। मैंने कहा पिताजी है एक पोस्ट है। मैंने कहा अब कैसे बोलूं, संजोग से ये भी इतना तो मैंने बोल दिया, लेकिन आगे कैसे बोलूं कि मैंने अप्लाई कर दिया। वहीं पर मैंने कहा डंडे पड़ जाएंगे। तब तक क्या हुआ, जैसे मैं ही बोलने वाली थी वो उधर ही देख रहे थे और उसका बज गया या क्या बोलते हैं ट्रेन का, बस आई गई बात हो गई है। उसके बाद तब वो मुझे वहाँ लखनऊ जब मेरा टेस्ट होना था वहाँ लेके गए। फिर मेरा प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ।
अब पीछे से जो है जब इंटर का एग्ज़ाम था ना, इंटर का एग्ज़ाम, तो मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। मैं उस समय मैंने इंटर भी नहीं करा था। अच्छा। और मेरी इन्विजिलेशन ड्यूटी लग जाती थी जरी खात। क्या बात है ना। अब वहाँ पर जो एग्जाम देते थे ना, पहले वो नमस्ते करते थे मुझे, है ना। मैं पहले उनको नमस्ते करती थी, तब सिग्नेचर करती थी ना, पैर छूती थी उनके। अच्छा। ना। तो जैसे कि आपने कहा कि आपने शादी एग्जामिनर बनूंगी उसके बाद कहा था, तो एग्जामिनर भी बन गए। हाँ, एग्जामिनर भी बन गए। अब इसके बाद का क्या हुआ? फिर तो और प्रेशर आया होगा कि अब शादी का क्या, अब तो कर लीजिए। हाँ जी। तो फिर उसके बाद जब मैं आकाशवाणी के लिए गई, इंटरव्यू के लिए गई, तो इत्तेफाक से वही बता रही थी मैं आपको कि लैंसडाउन में जब मैं इन्विजिलेशन ड्यूटी कर रही थी, तो वहाँ पर जो है एक बच्चे का ना किसी दूसरे बच्चे ने उसकी तरफ यूँ वो फेंक दिया, और पाँच मिनट रह गए थे, और वहाँ पर वो आए चेक करने वाले, और उन्होंने उसके सामने से वो पर्ची उठाई और उसका रेस्ट्रिक्शन कर दिया। अच्छा। ठीक है। अब जब मेरे को श्रीनगर बुलाया गया, मैं थी क्योंकि ड्यूटी पे तो मैं थी। अब वो श्रीनगर जब मैं गई उसके लिए, तो मुझे अफसोस हुआ। मैंने कहा इस बच्चे ने तो करी नहीं इसमें नकल, तो इसके वहाँ पर किसने फेंका, कैसे आया, है ना, क्योंकि मैं देख रही थी सबको ना। तो उसके बाद जो है, तो इलाहाबाद से आए थे कोई, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे ने नकल करी और इसका रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं लिख के दिया। मेरी नौकरी आप भाड़ में जाए, मैंने कहा ऐसी नौकरी। अच्छा। मैंने लिख दिया उसमें, मैंने कहा मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जिसमें इतना झूठ और इतना फरेब हो। मैं नहीं करना चाहती किसी बच्चे का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे पता है, मैंने कहा मैंने उसका पूरा निरीक्षण करा, और उसके बाद जो है वो पर्चा किसी और बच्चे ने फेंका। हाँ, क्या पता कोई दुश्मन रहा होगा उसका, या कोई टीचर ही दुश्मन रहा होगा और उसने वहाँ पर जेब में से निकाल के डाल दिया वहाँ पर। ये भी तो हो सकता है, मैंने नहीं देखा। मैं क्यों करूँ? अब झूठ बल आपने सिग्नेचर क्यों करे? मैंने कहा सिग्नेचर तो करवाते हैं तो जबरदस्ती करे मैंने सिग्नेचर, मैंने ऐसा नहीं करा। तब उन्होंने मेरे को सलाम करा, बहुत बढ़िया। उस बच्चे को उन्होंने रेस्ट्रिक्शन नहीं करा। क्या बात है ना। तो वो जो थे वो इलाहाबाद में थे, और मैं जैसे ही वहाँ जा रही थी ना अंदर ये प्रैक्टिकल टेस्ट देने के लिए, पीछे से आवाज आई कि बेटे रुको। तो कहने लगे कि उन्होंने जो इलाहाबाद में है उन्होंने आपके लिए ये भेजा है। तो मैंने कहा क्या है ये? उसको जैसे ही मैंने खोला ना, हाँ ना, जैसे ही मैंने उसको खोला तो माता दुर्गा के 108 नाम थे उसमें। क्या बात है। मैंने उस समय समझ लिया मेरा बेड़ा पार। पता नहीं अंदर से मेरे को हुआ मुझे कि मेरा बेड़ा पार। करने वाली वही है, मैंने क्या करना, बिल्कुल, है ना। तो मतलब मेरे को क्या बताऊँ, बहुत भावुक हो जाती हूँ। बिल्कुल ना, कि मतलब मनुष्य है ना, हम समझते नहीं है उस चीज जी, है ना, जो कर देता है ना। इस समय बच भी वही रहा है, बिल्कुल, है ना। तो कितनी बड़ी बात है। तब फिर जो है, तब मेरा प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ, तो फिर जो है फिर उसी दिन मेरा इंटरव्यू भी हो गया। और फिर जो है औरों से अगर तब एक आए मेरे पास, जो 1700 लोग आए थे करीब। अच्छा। 1700 लोग, तो उन्होंने जो है वो करा, क्या बोलते हैं उसके लिए, उसमें से 200 कुछ लोग पास हुए, 206 या 208 ऐसे कुछ पास हुए। और तब उन्होंने कहा कि इंटरव्यू भी आज ही होगा, क्योंकि वो बाहर से कोई दक्षिण भारत का कोई कहीं के ऐसे थे वो जो ऑडिशन उस कमेटी में थे उसमें ना, तो सिलेक्शन कमेटी में। तो उन्होंने जो है तब तक मेरे पास एक आए, तो मुरादाबाद से आए थे कि आपका नाम माधुरी है। मैं अकेली थी ना महिला वहाँ। अच्छा। तो आपका नाम माधुरी है? मैंने कहा हाँ जी। कि आपको सिलेक्शन होगा, आपका ही सिलेक्शन आपका ही होगा। अच्छा। मैंने कहा आप कैसे बोल, मैंने कहा क्या बोल रहे हैं। तब मुझे लगा कि उन्होंने बोला होगा कि हमारी जो प्रिंसिपल है ना, उन्होंने कहा कि मत जाओ वहाँ, उसका सिलेक्शन होना है। इतना कॉन्फिडेंस था उनको मुझ पर, है ना। तो फिर जो है तब वहाँ वो हुआ, और औरों का अगर 4 मिनट 5 मिनट हुआ होगा तो मेरा करीब 1 घंटे से ज्यादा हुआ। अरे वाह, औरों का सिर्फ 4-5 मिनट। हाँ, और आपका मेरा 1 घंटे से ज्यादा। और उसमें भी बोल रहे कि क्वेश्चन खत्म हो गए ना। तो उसके बाद जो है फिर हम अपॉइंटमेंट हो गई, फिर मैं नजियाबाद गई, तो नजियाबाद में फिर वो करा। तो वहाँ पर महिला थी, मैं अकेली, सारे तो जेंट्स ही थे, है ना। और फिर भारत तो वो वाला एक्सपीरियंस मैम, जो महिला होने का, अकेली आप महिला वहाँ पे थी और सारे पुरुष ही थे, और उस वक्त पे महिलाओं के लिए उतना ज़्यादा जॉब कर रही है देख नहीं पाते थे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस क्या रहा, फिर मेरे को तो डंडे पड़ जाते ना। जब मैं वहाँ जा रही थी नजियाबाद,
ज्वाइन करने के लिए। तो हमारी जब उनको पता लगा, खैर बहुत खुश हुए सब लोग, बहुत खुश हुए। प्रिंसिपल जो वहाँ पर थी सक्सेना, मिसेस सक्सेना थी शायद वो, तो उन्होंने कहा कि बेटा तू जो है ना उसके बाद जाना, जब छुट्टी हो जाएगी उसके बाद तू रिजाइन तब करना, तो नहीं तो बच्चों को पता लग जाएगा और बच्चे तो भड़क जाएंगे बुरी तरह से। अच्छा। ना और उसके बाद बहुत बच्चे बीमार भी पड़ गए, पता कि वो चले गए। अच्छा, आप चले गए हाँ, करके। इसलिए अच्छा। बहुत ज्यादा। तो रिजाइन आपने कब दिया? उसी दिन दिया मैंने, जब मैंने वहाँ वो करा ना, रिजाइन करने के बाद फिर नेक्स्ट डे मैंने, फरवरी का महीना था वो। तो जैसे ही परिवार में भी होता है कि एक तो आप महिला, ऊपर से आप जॉब भी कर रहे हैं नजीमाबाद में, और सारे पुरुष हैं वहाँ पे और आप एक महिला अकेली वहाँ पे है, तो जो घर वालों की फिक्र होती है या जो चिंता होती है वो भी देखने को मिली आपको? नहीं, वो तो इसलिए देखने को नहीं मिली ना, उनको पता था कि बहुत वैसी है, क्योंकि तब तो उम्र अच्छी हो गई थी ना मेरी, ऐसा नहीं था, है ना। और फिर बहुत दृढ़, मतलब हर किसी को मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं थी, है ना। तो उनको पता था कि ये स्पष्ट वक्ता है, बस, है ना। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये जब मैं वहाँ गई तो मेरे को जो वहाँ पर जिन अखबारों में छपा कि भारत की पहली महिला, ऐसे पहली महिला, वो कर्म भूमि और सत्यपथ छपता था, तो उनके जो ओनर थे वो मेरे रिश्तेदार भी थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा नजीबाबाद जा रही है, हाँ तो ना तो नाक है हाँ गढ़वाल की, नाक है हाँ तो गढ़वाल, तो एक डंडा वो भी उन्होंने बरसा दिया। अगर एक कदम भी गलत पड़ गया तो फिर सारा उत्तराखंड हमारा वो हो जाता है, वहाँ तो ऐसे ही रहते हैं, बिल्कुल, है ना। तो तब जो है यहाँ की नारी तो बहुत सुदृढ़ है, बहुत वो है, बहुत मजबूत, अगर रहना चाहे तो बहुत मजबूत है, कोई उसको डिगा नहीं सकता, मुझे पता है ना इस चीज का। तो उत्तराखंड की पहली महिला होने का जो गौरव था, तो वो वहीं से कैसा शुरू फील हुआ? बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ। और फिर सब लोग, और फिर जब वहाँ पर तो मैं म्यूजिक था मेरे पास, तो बहुत ही अच्छा था वो, तो और अपने स्टूडियो में बैठे रहती थी और फिर ये सब करती रहती थी। तो जो पहला आपका वहाँ पे रिकॉर्डिंग हुआ वो कौन सा गाना था या वो कौन सा गीत? मैंने अपनी रिकॉर्डिंग नहीं करी। आपकी कोई रिकॉर्ड हुई? मेरा तो ये था ना कि मैं तो दूसरों को सिखाया या उनको जो पास हुए बच्चे, जो भी कलाकार पास होके आए उनको रिकॉर्ड करा, उनको डायरेक्शन दिया, उनको सब कुछ म्यूजिक का जो भी था। फिर जो वहाँ पर कवि थे तो उनसे मैंने बोला आप लिखो, अच्छा, अपनी कविताएं लिखो, अच्छी अच्छी कविताएं, उनको मैंने कंपोज करके उनको प्रसारित भी किया। अच्छा। बहुत सारे देश गान प्रसारित हुए, जाने कितने कितने, है ना। और अपने जो है जब अनुरागी जी आए वहाँ लखनऊ से यहाँ, तो उन्होंने मेरे से कहा कि इधर आ, तू इतना बढ़िया गाती है, तूने जो है अपना कभी नहीं गाया। मैंने कहा चार जी, मैंने कहा कौन रिकॉर्ड करेगा, मैं किससे कराऊं मैंने कहा रिकॉर्ड। कहने लगी चल बैठ, मैं करूंगा ना रिकॉर्ड। तब जो 2-4 गाने मेरे रिकॉर्डेड हैं वो उन्होंने करे। तो उन्होंने शुरुआत जो रिकॉर्ड हुआ गाना आपका वो था जू चली गना दीदी ऊननी आणू, एक दिन सबुन दीदी वखी ही चाण, बिथाता की लेख कैन नी मिटाई, खोजी खोजी करी जोला हार ही खाई, जुग्याई बेणी वेननी आणू, खोजी खोजी थकी जोला कथे नी पाणू। मतलब ये है ना कि ये मैंने लिखा था गीत, मेरी बहन के साथ कुछ ऐसे हो गया था, उसके हस्बैंड खत्म हो गए थे, तो मेरे से सहा नहीं गया। मैंने फिर उसको, जब आदमी से कोई चीज सहा बर्दाश्त नहीं होती है और किससे बोल नहीं पाता, तो वो लिख करके फिर वो अपनी आत्मा को संतुष्टि देता है। हाँ, वो आपके गीतों में भी लग रहा है, इतना भाव विभोर करने वाला ये गीत था। फिर मैंने ये लिखा था, और उसके बाद मैंने जब उन्होंने मुझसे कहा कि कोई गीत गा, तब उन्होंने कहा कि गा उसको, तब मैंने उसको गाया, तो उनको भी लगा कि हाँ इसको जो है इसको संतुष्टि हो गई है ना। तो ये बहुत वैसी चीज़ है। फिर मैंने ये भी देखा कि साहिल पे लाके डुबाना ही था, ये 20वीं सदी वहाँ से दिल्ली में छपता था अखबार, वो पत्रिका या अखबार था, तो उसमें छपा था ये मैंने अपने ये लिखा था मैंने, ये मेरी रचना। तो उसमें बहुत छोटी थी मैं तभी भी, तो साहिल पे लाके डुबाना ही था, तो तूफान से हमको बचाया न होता, महफिल में लाके रुलाना था हमको, तो मलिका तरन्नुम बनाया ना।
ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारे लिखे मैंने, पर ये है कि उनको गाने का कभी मेरे को ऐसा वो नहीं मिला। और अभी भी देखती हूँ ना, कभी पर्चे रहते हैं मेरे लिखे हुए, तो वो ऐसे ब्राउन कलर के हो गए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे, तब फिर ऐसे करके फिर गांव गई, कोई बढ़िया गा रहा है तो उनको लेके आई। और फिर जो है नजियाबाद में भी अगर कोई घूंघट में है महिला और वो बहुत सुंदर गा रही है, तो उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। फिर उन्होंने देखा कि दीदी जो है, सब दीदी बोलते हैं मेरे को वहाँ पर, और उन्होंने मतलब उनके बिल्कुल सानिध्य में सब ने रही मैं, और बड़े भी बुजुर्गों के भी सबने उनको मेरे को वहाँ पर, कोई कविता के लिए आता था, कोई कहानी के लिए आता था, कोई संगीत के लिए आता था, ऐसे करके। तो मतलब बहुत ज्यादा आकाशवाणी नजियाबाद बहुत बड़ी चीज थी वहाँ पर। तो उन लोगों को आने का मौका मिला, और उन्होंने जब मिले साथ में तो उनको अच्छा लगा। और आपकी वजह से कई सारी ऐसी महिलाएं होंगी जिन्हें आने का वहाँ पे खूब अवसर मिला और सीखने का अवसर। अगर मुझे पता लग गया कि वो गाती है, पूछती थी सबसे कि बताओ सब कौन कौन, ढूंढ के लाना जरा मेरे लिए। तब उनको बोला होगा कि चलो, तब लोग वो भेजते भी थे कि हाँ मैं हूँ, मैं हूँ ना, किस चीज की डर है, किस चीज की, है ना। तो वो फिर वहाँ पर आज भी मेरे को जब कभी नजियाबाद जाती हूँ तो एक बोलता मेरे घर, दूसरे बोलता मेरे घर। कोई तो ऐसा होता था कि चाहे कहीं पर मिल जाओ तो रो रो के हालत खराब ना, ऐसे भी होता है, मतलब चुप कराना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ना। तो वो जो रिश्ता आपने बनाया नजीमाबाद में रहकर उन महिलाओं के साथ, मेरा बहुत बड़ा घर है वो, बहुत बड़ा घर है, बहुत ही अच्छा है ना। अभी भी मैं कहीं भी चले जाती हूँ, चाहे मैं कहीं भी चले जाऊँ, मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। मैं मतलब नीति माणा हो चाहे कहीं हो, मैं सब जगह चल जाती हूँ। अच्छा दीदी हो आप, माधुरी दीदी? हाँ बस रेडियो में सुना, शक्ल से तो कोई जानता नहीं जानता, नाम से जानते हैं, है ना। तो ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो जब आप इसमें, जैसे आपने अभी बताया कि आपका रिश्ते वाली बातें हो रही थी, ठीक है, आप टीचर बने, उसके बाद आप एग्जामिनर के तौर पे बने, उसके बाद रिटायरमेंट भी ले लिया, अब आप नजीमाबाद में हैं। अब इसके बाद आगे शादी के लिए जो कोर्स था वो कहाँ से शुरू हुआ, ये वो यात्रा कैसे शुरू हुई? पूरा छान दिया, बताओ, पूरा छान दिया, है ना। तो उसमें ये हुआ कि मैं तो मस्त हो रही थी, मेरे कोई मतलब ही नहीं था। अब तो बड़ी हो गई उम्र, अब कौन क्या कर रहा है, अब कोई बात नहीं। छोटी बहनों की शादी करवा दी थी मैंने, पहले ही करा दी थी वो तो, है ना। तो जो तीसरी वाली बहन थी ना मेरी, उसने कहा अगर तुम ऐसी हो तो मैं भी हूँ ऐसी। उसने कहा कि जब दीदी करेगी तभी करूंगी मैं शादी। मैंने कहा बहुत बदतमीज, तेरे रैपट मार दूंगी। मैंने कहा कस के बदतमीज कहेंगी ना, कर। मैंने कहा शादी ना, कहने लगी दीदी नहीं। अब मेरे सामने भी डर के, अभी भी प्रिंसिपल हो गई, रिटायर हो गई, लेकिन मुझे देख के डरती। हाँ, तो आपने जैसे आप भी शादी नहीं करना चाहते थे, तो आपकी बहन भी नहीं करना चाहती थी, तो आपने उनको सपोर्ट नहीं किया, या आपने कहा कि आप ना मैंने कहा तू कर। उसके लिए लड़का ढूंढ रहा हुआ था, है ना। और फिर जो है तब तक गाँव में जो है ऐसे मैंने ढूंढा हुआ। फिर जो है ये जो है, फिर मैंने जो है एक गाना गाया मैंने आकाशवाणी से। क्या था वो कि ज्वा बेटी चामिया कुजाली वी बेटी रे जो दे दूलू दे जो बाबा मी छामिया को नी देना बाबा मी छमिया को नी देना छमिया खा करा को भोगी बाबा मी बांदर को देना बांदर ली जालू डाल दूं मतलब मुझे छमिया के लिए नहीं देना, मुझे बंदर के लिए दो, मैं डाली डाली में ले जाएगा मुझे। तब तक मेरी माँ मुझे मत बांधो। तब जो है वो जो है ये गाया मैंने गाना, तो ये रेडियो में बजा जी। अब जो है मेरी माँ गांव में बैठी होगी, सारे गांव वाले बैठे होंगे, तो उसमें किसी चाची ने बोल दिया हाँ तो अब गाना आ रहा है उसका, और रेडियो बीच में रखा रहता था, गाना उसका आ रहा है, बोली कि बांदर को दो, जब बांदर के लिए जा रही है तो शादी क्यों करनी है, उसने ऐसे बोला होगा ना, किसी मजाक में बोल दिया। और मेरी माँ ने जब सुना बीमार पड़ गई मेरी माँ, इस लड़की को क्या हो गया, है ना। कभी कभी कोई बात वो होता है ना, फिर समाज जो है वो अगर हमें डायरेक्ट नहीं कह रहा है तो हमारे घर वालों को या उन सारी चीजों को बोलेंगे तो झेल नहीं पाते। तो मेरी माँ बीमार पड़ गई, तो मेरे ताऊजी का लड़का मेरे पास आया, तू अपने माँ को मारना चाहती थी, तू हाँ क्यों नहीं बोली, तूने कहा था कि मैं
हाँ करूंगी। और जब मैंने मना करा था, जब मेरे वो लिया था ना 7 दिन का, तो ये भी देखो एक बड़ा कितना बड़ा, देखो ये कितना बड़ा वो है कि वहाँ पर नागा बाबा ही आए हमारे वहाँ लैंसडाउन में। अच्छा। उन्होंने मेरी माँ से कहा कि बेटा मुझे चाय पिला दे। तो माँ ने उनको चाय पिलाई और पैसे भी दे रही थी। उन्होंने कहा नहीं बेटा मुझे क्या करना पैसे, तूने चाय पिला दी, हो गया। तब उन्होंने कहा कि माँ ने कहा कि उन्होंने कहा कि सब घर में ठीक ठाक है। माँ ने कहा कि बाबा सब ठीक है, लेकिन ये लड़की ना क्या होगा इसका, ये शादी नहीं करती। उन्होंने कहा कि आप इसके साथ जबरदस्ती मत करना। अच्छा। आप इसके साथ जबरदस्ती मत करना, वरना ये सन्यास ले लेगी ना। इसकी शादी जब होनी होगी तो हो जाएगी, चिंता मत करो। तो वहाँ भी माँ को थोड़ा सा वो मिला होगा संबल। खैर फिर वो भी बात कहाँ समझता आदमी ना। और उसके बाद जब एक वो दौर आया, तब मेरा वो आया मेरे पास, तो अपने माँ को मारना चाहती थी। अच्छा। ना, और तू क्यों कर रही है, ऐसे हुआ, ऐसे करा, तेरी माँ बीमार पड़ी हुई है और मुझे लगता नहीं है कि कुछ सुधर पाएंगी वो। तो मैंने कहा उनसे बोलो कि कर दो, जहाँ तुम्हारी मर्जी वहाँ कर दो। मैं एक बार हाँ करूँगी और फिर मैं नहीं करूँगी हाँ, बस चाहे तुम खड्डे में डाल दो, मुझे कोई जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तब उनके पास रिश्ता आया। उनके लिए तो खुशी का मौका था कि फाइनली आपने जैसे भी हाँ कही, एक बार के लिए जी। तब एक थी मेरे पास आई फिर वो दीदी, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि स्टूडियो देखने के लिए आई हुई है। मैंने कहा जरा रिकॉर्डिंग कर दो, मैं फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ आपको। फिर रिकॉर्डिंग मैंने करी, फिर मैंने कहा आप बताइए, मैं आपको स्टूडियो दिखाती हूँ। नहीं स्टूडियो नहीं देखना, मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ। मैंने कहा बोलिए। कहने की मेरी भाभी का भाई है और वो मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में रहते हैं, वहाँ मॉस्को में रहते हैं, और उनका रिश्ता लेके आई हूँ मैं आपके लिए। अच्छा। तो मैंने कहा आप मुझसे क्यों बोल रहे हैं, मेरे घर वालों से बोलिए। घर वालों उन्होंने ही भेजा आपके पास, मैं वहीं गई थी, बोले उन्होंने आपके पास भेजा। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर मैंने कहा बोल दो हाँ कर दूंगी। हाँ मैंने कर दूंगी मैं। तब फिर जो है माँ पिताजी ने कहा कि पर कभी ऐसा ना हो कि हमारी जबरदस्ती हो और लड़का पता नहीं क्या कर रहा है, कोई जरूरी थोड़ा ना कि क्या है। तो उसके बाद वो आए वहाँ नजियाबाद, और नजियाबाद से गए वो मेरठ, और मेरठ में उन्होंने घर में देखा होगा तो उनके भी 6 भाई हैं वो लोग। अच्छा। और 2 बहनें उनकी। तो फिर घर में देखा उन्होंने। तो मेरी जो बड़ी वाली नंद थी तो वो भी म्यूजिक टीचर थी। अच्छा। मेरठ में ना। और मेरे ससुर जी वो बहुत बड़े वेदाचार्य थे और बहुत बड़े थे वो, सुरेश चंद्र शास्त्री जी। और सास भी मेरी बहुत अच्छी थी और भाई थे उनके सब। तो तब जो है वहाँ से जब वो मिल के आ गए तो उन्होंने जो है घर में आकर के और मुझसे कहा कि अब टेंशन फ्री है, हम बस सब बहुत बढ़िया है, अब घर भी अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, और बस हमने हाँ कर दी, अब तू जाने तेरा काम जाने। तब मेरी सास मुझे मिलने आई, फिर वो तो बिल्कुल गदगद हो गई। एक दूसरे आए मिलने, वो भी सब मतलब मैंने कहा कोई तो मना कर दे, अगर इनमें मना कर देता तो आपके मन में था कि कोई भी हो जो मना कर दे। मैंने कहा कोई तो हो जो मना कर दे। तब तक मेरी बड़ी वाली नंद आई, तो मैंने कहा ये तो वो तो म्यूजिक की थी, तो बहुत अच्छी थी। अब उनसे मैंने बोला, मैंने कहा दीदी मैं आपसे, मैंने कहा मेरी 3 शर्तें हैं दीदी, 3 शर्तें हैं। मैंने कहा ये शर्तें तो ऐसी हैं, मैंने कहा मना कर देंगे ना। अब तो मना करना ही। हाँ, तो मैंने कहा 3 शर्तें हैं दीदी मेरी। एक तो मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, मैं विदेश में नहीं जाऊंगी, मैं हिंदुस्तान में रहूंगी, पहली शर्त। उन्होंने कहा कि ठीक है। एक हैरान, मैंने कहा उस आदमी को आना पड़ेगा नहीं जी यहाँ वापस। बिल्कुल। अब क्या होगा, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैंने कहा। फिर दूसरी थी, मैंने कहा दीदी मुझे जो है मैं जो है दहेज नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ कोई दहेज सिस्टम नहीं होता, क्योंकि मेरठ में रहते थे। अच्छा। मैंने कहा मुझे दहेज, हमारे यहाँ दहेज सिस्टम, मेरठ में इस साइड यूपी साइड तो दहेज का बहुत ज्यादा है। हाँ। तो मैंने कहा मैं दहेज हमारे यहाँ से नहीं मिलेगा। कहने का कोई बात नहीं। अरे मैंने कहा इसमें मान गई है, दोनों जो अब क्या होगा, फेल हो गए। हाँ, मैंने कहा एक और है, मेरे को कुछ काम करना नहीं आता, मुझे अपेक्षा मत करना कोई काम करेगी, मुझे उल्टा पत्ता सीधा करना नहीं आता, मैंने कुछ नहीं करा अपने घर में। कहने की वो भी हमारे यहाँ हमको मंजूर है। हमें कहा क्या करूँ मैं, तीनों शर्तें मंजूर हो गई। अब तीनों शर्तें मंजूर हो गई। भगवान क्या करूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। अब तो मैंने कहा मेरी तो वो हो गया ना। और उसके बाद जो है वो हो गया, मतलब शादी हो गई जब, तब उसके बाद ये भी जो है बहुत बढ़िया गाते थे, जैसे SD बर्मन जैसे गाते थे, बिल्कुल ऐसे बहुत
सुंदर गाते थे। मतलब बहुत अच्छा। तभी इनके फ्रेंड वगैरह भी आए तो उनके सामने भी इन्होंने मेरे से भी कहा कि तू भी मेरे साथ गा ये ऐसे। अच्छा। फिर वो वापस चले गए थे, फिर वहाँ से तब बाद में आई ये। तब उसके बाद जो है जब इस दुनिया से चले गए तब जो है मैं अपनी जेठानी थी जो, और जब मजेदार बात, जो मेरे ससुराल की जो देवर थे ना, एक मेरे ससुर जी ने एक गोद भी लिया हुआ था। तो 6 देवर हो गए मेरे। हाँ, 4 अरे 5 देवर हो गए, एक जेठ थे। तो वो थे, तो वो क्या थे, सत्ते पे सत्ता फिल्म थी नहीं? हाँ, सत्ते पे सत्ता। अरे बिल्कुल वही थे वो। अच्छा। बाबा रे बाबा, बिल्कुल नागा बाबा जैसे होते हैं ना, ऐसे रहते थे वो घर में। और कुस्तम कुश्ती और वो सब ये रहता था उनका, है ना, क्योंकि वहाँ पर लड़के रहते थे, बाकी लोग गाँव में रहते, यहाँ कोटद्वार रहते थे मेरी सास वगैरह। अच्छा। और जो देवरानी थी मेरी वो भी गाँव में रहती थी, वहीं कोटद्वार में। हाँ, तब फिर जो है जब मैं वहाँ गई ना देहरादून, वहाँ मेरठ, तो मैंने देखा, ओहो, मैंने कहा ये क्या तरीका है भाई। मैंने कहा ऐसा नहीं चलेगा भाई, मेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा ढंग से कपड़े पहनो ना। और उनकी हालत खराब हो गई। और खाना भी पता नहीं क्या 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 रखा हुआ था उन्होंने। और दूध मग इतने बड़े बड़े जग, और गाय भैंस का वो भी था उनका, इतने बड़े बड़े जग बने हुए, और पूरा मुंह पे लगा घट 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 सब दूध खत्म। ऐसे तो पी रहे। और तब क्या होता, जब मैं जाती थी ना वहाँ, तो एक था हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश का, तो वो बोलता था भाभी आ गया, भाभी आ गया, भाभी आ गया, भाभी आ गया, भाग के आता था वो। और वो फटाफट जिसके हाथ जो आ रहा हुआ वो अपने पे लपेट लेता था ना। तो मैं कहती थी कि सत्ते में सत्ता। मैंने कहा सत्ते में सत्ता कहाँ से आई ये फिल्म की, वही हो गए किरदार सारे, है ना। तो फिर मैं कह रही कि जब ये चले गए दुनिया से, तो फिर मैं जो है ना अपनी जेठानी के यहाँ जब गई मैं, तो उनके यहाँ उनका भाई आया हुआ था, पूजा कर रहा था। मैंने कहा दीदी ये आपके क्या लगते हैं पंडित जी? मेरा भाई है ये। और जो मैंने कहा वो नाना जी जो थे वो आपके, वो मेरे पिताजी। और मैंने कहा देखो, जो जब मैंने अनशन लिया था ना, मतलब कितना बड़ा चमत्कार है देखो। जब मैंने अनशन लिया था तो उस समय जो रिश्ता आया था, मेरे नाना जी लाए थे उस रिश्ते को। तो उन्होंने कहा था मेरी बेटी का देवर जो है वो MSc कर रहा है मेरठ यूनिवर्सिटी से। अच्छा। MSc कर रहा है, और उसने जो है उसके लिए चाहिए लड़की ना। और फिर इन्होंने शादी वादी, इन्होंने भी, ये भी कॉमरेड थे। अच्छा। शादी वादी कुछ करी नहीं। और फिर उन्होंने इकोनॉमिक्स में भी करा, और पता नहीं कितने भी LLB भी करी इन्होंने, जाने क्या क्या करा। मेरठ नेतागिरी में रहते थे ना। अच्छा। उसके बाद जब मेरे ससुर जी बीमार हुए तो तब इनको लगा झटका, तब इन्होंने इकोनॉमिक्स में करा, और ये टॉपर भी रहे। और उसके बाद मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में इन्होंने वहाँ पढ़ाई करी, जो हायर एजुकेशन थी वहीं से करी, और वहीं पर फिर सर्विस भी करनी शुरू कर दी थी। तो फिर हिंदुस्तान ने, तो मेरे अम्मा ने बोला होगा कि सास ने कि तुम बेटा शादी कर लो। उन्होंने कहा क्यों कर लो, अब मैं साथ कांधे में टांग के ले जाऊंगा क्या, मैं नहीं कर रहा शादी। ये चले गए। और उसके बाद तब देखो इतने साल बाद संजोग वही हुई शादी। बताओ क्या कितनी गजब की बात है ना। ये भी चमत्कार की बात है। तो जो कई साल पहले घर पे लेके आए थे रिश्ता, जब आपने शादी को मना किया था, वही घूम फिर के बाद में आपके बताओ जब वो मॉस्को पहुंच गए। कितने सारे रिश्ते आए बीच में, लेकिन सब आउट हो गए, और फिर उन्हीं से शादी हुई। ये भी तो बहुत बड़ी चमत्कार। मैं कह रही हूँ कि ये भी एक फिल्म ही है बहुत बड़ी, बिल्कुल, है ना। तो ऐसे जो है फिर उसके बाद वहाँ से रिटायर होके फिर देहरादून आ गई फिर मैं। तो जैसे ही जब आपकी शादी का दौर आया, आपने लड़का पसंद कर लिया, अब तो ठीक हो गया कि शादी होनी ही है, फिर उसके बाद का क्या, कहाँ सेटल हुए, उसके बाद की जो जर्नी थी वो कैसे? नहीं तो फिर मॉस्को वापस चले गई शादी होने के बाद। अच्छा। और मैं जो है, मैं तो नजियाबाद में थी, है ना। तो फिर मैं जो है कोटद्वार से पहले उसमें भी जाती थी रोज, मतलब रोज नजियाबाद जाती थी, है ना। फिर जो है फिर वहीं पर मेरे को अलॉट हो गया था मकान कॉलोनी में ही, फिर वहीं रही मैं। और फिर बच्चे वहीं पढ़े, बच्चों को अंदर कमरे में बंद करके, और घंटी बांधी रहती थी घर से और वहाँ तक, और बोलते थे कि तुम्हें किस चीज जरूरत पड़ेगी तो घंटी बजा देना। हाँ, मेरे बड़े वाले बच्चे हैं ना, वो अपने आप ही जिए। अच्छा। मैं सुबह 9 बजे से और 11 बजे तक मैंने ऑफिस में काम करा। तो अभी परिवार में कौन कौन है? अभी परिवार में 2 बेटे हैं, एक बहू है, बेटी है, बेटी का पति है, और उसके 2 बच्चे हैं। तो ये हैं बस सबके सब। और बस वही है कि बच्चों ने, मैंने कभी अपने परिवार
क्या बोले, मैंने जितना उनको देना था ना दिया नहीं, बस ये है कि माँ हूँ मैं उनकी। हाँ, और आप क्योंकि संगीत में आपकी इतनी रुचि थी, आप संगीत में आपने इतना काम किया है कि अपने परिवार को आपने थोड़ा सा दरकिनार करा, तो वो आपके काम में भी पता चलता है और पद्मश्री यूं ही नहीं मिल जाता। हाँ, तो मैं इसके अलावा ये जानना चाहूँगी कि जो ये संगीत आप जगह जगह देखा अपने संगीत की, तो कई बार हम देखते हैं गढ़वाल का और जो कुमाऊं का है, इसमें कई लोग सोचते हैं कि विविधता देखने को जो हमें मिलती है, तो ये एक ही है या दोनों का सार एक है या दोनों ही डिफरेंट, अगर हम इसको बोल सकते हैं? देखिए ऐसा होता है, संगीत की कोई सीमा रेखा नहीं, संगीत की कोई सीमा रेखा नहीं होती, भाषा की भी नहीं। जिसने जो भाषा जहाँ से वो कर लिया वो तो उसको कर लेते हैं। हाँ। है ना, नेपाल भी हमारे नजदीकी है, वहाँ की भाषा में भी और यहाँ की भाषा में भी थोड़ा सा ही एक सार भी है ना। तो वैसे ही गढ़वाल में भी है, तो गढ़वाल में अलग अलग क्षेत्र में चल जाओ थोड़ा परिवर्तन तो हो ही जाता है। जैसे गढ़लंका भीतारा बैके की होली डाली, अब थोड़ा ऊपर चले जाओ सीमांत क्षेत्र में, तो लंका गढ़ भीतारा बैके की होली डाई, अब वो डाली को लोग डाई बोलते हैं। हाँ। के लिए नहीं बोलते की होली, तो अंतर हो गया, अंतर है ना। तो ऐसे ही है हमारे यहाँ जो है, हमारी कुमाऊं में कि वो है मार झपे को सुरमौली कौथिग ने गो मार झपे को, और यही जो है गढ़वाल में मार झपे का सुरमा कौथिग जोला मार झपे का, और यही जो है थोड़ा इधर फर्क है, तो मार ला पागा सुरमा कौथिग जोला मार लपाग। अच्छा, लपाग भी है, हाँ लपाग भी है। अलग अलग थोड़ा भाषाएं बदलती है लेकिन संगीत नहीं बदलता। संगीत नहीं बदलता, केवल उसमें भाषा बदल जाती है और उसका भाव भी नहीं बदलता है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोकगीत हैं हमारे, और मैं तो बोलती हूँ कि हमारे तो इतना परिष्कृत और इतना बढ़िया हमारा लोकगीत है हमारे उत्तराखंड का कि मैं क्या बताऊँ। आहा, कड़ जुगों ते दुख करना भगवानों ते किया डरना, बसना पर बसना उड़ी जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले। तो ये मैंने देखा कि जब मैंने ये भी देखा, मतलब रोज मेरे को कुछ ना कुछ रास्ता मिलता है। बिल्कुल, जब मैं इनका गुणन फल करती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे ये मिलता है कि देखो हमारे लोकगीत कितने मजबूत हैं, कितना समृद्धि है हमारे लोकगीतों में, कि फिल्म वालों ने उनको लिया लेकिन हमारे वालों को किसी ने आगे नहीं बढ़ाया, है ना। तो हमारे जौनपुर क्षेत्र का है ये लोकगीत, अब वो बेचारे वहीं तक सीमित रह गए, है ना। और फिल्म वालों ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो धन्यवाद फिल्म वालों के लिए भी है कि जिन्होंने हमको समझा और उसको उन्होंने उसको परिष्कृत किया, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज ये कम से कम मैं बोल तो पा रही हूँ जी, आज मैं बोलती, उन्होंने भगवान ने अगर मुझे इस लायक बना के भेजा तो मैं बोल तो पा रही हूँ इसके लिए, है ना जी। तो वही है कि हमारे बहुत सारे लोकगीत हैं ऐसे जिनको फिल्मों में तो जगह मिली। हम आपसे रिक्वेस्ट करते कि कुछ और जो गीत हैं जो कि बॉलीवुड में भी गए हैं और हमारे इसी लोकगीत से यही कुमाऊं से या उत्तराखंड से रिलेट कर रहे हैं, तो वो कुछ सुनाएं। अब देखिए जी कि एक नहीं कई हैं वैसे लोकगीत, तो उसमें जो है जैसे वो है एक कैन चुराया म्यार बडालो कैन चुराया म्यार बडालो, बताओ कौन सा? दैया रे चढ़ गयो पापी बिचवा दैया। उसमें डांस भी वैसे ही है, जोड़ा खड़िया होता है ना, वैसे ही है ना। तो ये लोकगीत हमारा है ना। ओ पार भीड़ की बसंती छोरी रुमा झूमा गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया हमारा आके यहाँ, है कि नहीं? बिल्कुल, है ना। और वही जो है तू लाली है सवेरे वाली गगन रंग दे तू मेरे मन का, ओ लाली हो लली हो सिया पधान लाली तिल धारू बोला, ऐसे जी है ना। कितने बढ़िया बिल्कुल है ना। तो ऐसे ही बहुत हैं। अब देखो जैसे
एक जगह कोई फंक्शन हो रहा था तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगा मुझे। तो हमारी यहाँ की महिलाओं, वो भगवान रास्ता भी देता है, पिंच भी करता है भगवान, बिल्कुल, है ना। जरा सा शांत होके बैठते हैं अगर, तब तक वो पिंच कर देता है। क्या फिर आदमी दूसरी तरफ दौड़ने लगता है ना। तो लक्ष्य की तरफ रास्ता भी वही देता है। और कितनी बड़ी बात है। और वरना क्या कहाँ से मिलता रास्ता फिर। तो उन्होंने पूछा, जो जिनके फंक्शन हो रहा था, कि महिलाएं बैठी थी वहाँ पर देहरादून में, उन्होंने कहा आपके यहाँ भी कुछ होता है क्या लोकगीत? उन्होंने कहा हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। अरे बाबा रे बाबा। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ से संगीत जो है सारे विश्व भर में फैला, और तुम ही बोल रहे हो कि कुछ नहीं होता, कमाल हो गया। मैंने कहा मेरे घर आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगी और मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे यहाँ क्या होता है ना। और फिर जो है, क्योंकि ये जो वैसे गीत होते हैं ना 1-2 दिन चलते हैं, लोकगीत हमेशा रहता है, आत्मा में जुड़ा होता है लोकगीत, है ना। और फिर जो है ये वहाँ पर जब मैं वहाँ पर थी तो मैंने फिर उनसे बताया कि आपका जो है गरबा, उसके मूल में चौफुला लोकगीत। अच्छा। तो वो कह रहे हैं कि हमारे तो माता पार्वती का लोकगीत है, हम उनके निमित्त गाते हैं। आप उनके निमित्त गाते हो। मैंने कहा चौफुला उनका ही है। तब मैंने कहा आप जो है इसमें अब शोध करिए, आपके यहाँ के जो बच्चे हैं वो शोध करें, हमारे जितने बच्चे हैं, कि कौन सी राजकुमारी उनकी हमारे यहाँ माता पार्वती यहाँ के से सीखने आती थी कला, है ना। उस जमाने में पुरुष वर्ग के पास राजकुमारियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, तो उन्होंने किसके पास आती थी? राजकुमारियाँ यहाँ आती थी, है ना। तो 6 महीने ऊपर कैलाश पर्वत पर, 6 महीने वहाँ ओंकारेश्वर में, और वहाँ जो है चौफुला, चारों ओर से फुलवारियाँ, फूला फला चारों तरफ से, चौफुला कहते हैं उसको। तो उन्होंने वो वहाँ पर डांस कर रही होंगी जब, तो वही जो है मनुष्य भी देख रहा होगा, आहा कितना बढ़िया कर रही हैं। तो उसने अपने मन से उसको अपने आत्मसात करके अपने भाषा में उसको अपनी भाषा में पिरोया उसको। अब वो तो गा रही हैं अगर कि तै ऊंचा कैलासा द्यो लागी, 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 कोई हुंदो मेरो द्यो लागी, मी मैं तो बुलांदो द्यो। वो तो गा रही है ऐसे, और चौफुला हो रहा है। ऊंचा कैलासा द्यो लागी, तै ऊंचा कैलासा द्यो, ऐसे गा रही हूँ। तो उन्होंने जो है इस रिदम को ले गए अपने यहाँ। तो इसका मतलब देखा जाए तो जो पूरे हमारे भारत भर में जितना भी संगीत है, या अगर हम गुजराती की बात करें या हमारे राजस्थान की बात करें, तो हर जगह वो इधर उधर से ट्रांसफर करके ही गई हुई। बिल्कुल भाव भी है, वो लोक संगीत भी एक है। हाँ। एक है, पूरा विश्व एक है ना। तो लोग यहाँ आए और यहाँ से सीख कर गए और अपनी भाषा में कन्वर्ट करके उन्होंने कोई नया संगीत निकाला। जी, उसका स्वरूप लेके स्वरूप दूसरा बदल दिया, संगीत एक उसमें जो है पिरोया उसको, वो धागा वही था लेकिन उसमें फूल अलग अलग है ना। एक बहुरूपी माला बन गई, वो खूबसूरत माला, है ना। तो वो था वो। तो यहाँ पे तो जो वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भावना होती है, या वो यहाँ पर फलीभूत होती है, यही परिष्कृत भी यही हुई और यही फलीभूत होती है। बिल्कुल। और अगर पूरे विश्व में भी अगर मैं देखूं तो बहुत सारी जगहों की चीजें मिलती हैं। अगर विश्व की बात आपने करी तो विश्व में कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे यहाँ का संगीत देखने को मिलता है, टच जो है? देखिए आजकल बच्चे जो ये आजकल गा रहे हैं विदेशी, तो उसमें भी हमारे ही लोकगीत है, उसके मूल में भी हमारे ही लोकगीत है। जैसे मैंने उसमें वो जो है कि रम झम बजर को बीड़ा हे बुए मिथे सलुण पीड़ा मोर मक्कड़ खिन्न की लक्कड़ उल्टूंगी पलटूंगी डूंगी डसांग गैला की लदोड़ी मचूरी घसांग रम झम बजर को बीड़ा हे बुए मिथे सलुण पीड़ा नौ डलूणी अर सखैना हे बुए मिथे सलुण पीड़ा। कोई कमी है बताओ? है केवल भाषा ही तो बदलनी है, भाषा ही तो बदलनी है ना। दूसरी चीज है घोर अंध्यारी रे गौड़ चढ़े माँ आवे तारे द्वार, ये हो गया ना। बिल्कुल, ये गुजराती है गरबा। घोर अंध्यारी रे गौड़ चढ़े माँ आवे तारे द्वार अम्बे मारी रे गौड़ चढ़े माँ आवे नौ सवार डाली झपन्याली के
की डाली होली, डाली झपन्याली की डाली होली अंधारी रे। है कुछ फर्क है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसमें नृत्य कर रहे हैं सब एक जैसे कर रहे हैं तो देखने वाला सोचेगा एक ही लोकगीत। हाँ। तो अगर हम भाषाओं पे ध्यान ना देकर अगर संगीत को ही समझे तो उसकी कोई भाषा नहीं है, मतलब संगीत एक ही है, कोई सीमा रेखा नहीं है। उसको नहीं बोल सकते कि तुम मत गाना इसको, नहीं बोल सकते भाई, है ना, ऐसा तो ना होता है ना। तो ऐसे हमारे बहुत सारे लोकगीत हैं कि जिनमें जो है जब हम अब तो ये हमने कुमाऊं गढ़वाल बना दिया, भगवान ने तो एक ही धरती दी थी, है ना। हमने ये बना दिया जौन सारा है, गढ़वाल है, पंजाब है, फलाना है, ये सब चीज बना दिया, लेकिन भाव संगीत के लिए कोई हो, हवा के लिए भी कोई हो नहीं, उसको नहीं बांध सकते आप। बिल्कुल, ये सब महसूस करने की चीजें हैं। हाँ। तो वो जोड़ा गा रहे हैं अगर आहा रे मासी को फूल फूलो कैलासे का दाना आहारी, तो ये बोल सकते हैं, है ना। आहा राम गंगा को गोरी गंगा को के भलोरी वाड़ा, ये बोला। आहा खोली दे माता खोले भवानी धार में की वाड़ा, आहा, तो जोड़ा ही है। बिल्कुल, ये जोड़ा गाते हैं। और इसके मूल में क्या है? थड़िया। थड़िया लोकगीत जो है ना, थड़िया लोकगीत क्या? थड़िया लोकगीत जो होता है, हमारे यहाँ जो आंगन के गीत गाए जाते थे बसंत पंचमी से विश्व संक्रांति तक, तो ये आंगन के गीत जो गाए जाते थे इनको बोलते हैं, आंगन को बोलते हैं थाड़। अच्छा। तो थाड़ में जो गाने जैसे कि जैसे बोलते हैं कि ये फलाना है ना, तो उसमें बोल देते कि अच्छा ये गढ़वाली है, जैसे बोलते गढ़वाल का गढ़वाली हो गया, तो थाड़ का थड़िया हो गया, है ना, है ना। तो ऐसे वो जो थाड़ में गाए जाने वाले लोकगीत होते हैं उनको बोलते हैं थड़िया। अच्छा। तो झोड़ा, थड़िया और चांचड़ी या चांचड़ी बोल लो उसको, चांचड़ी और चांचड़ी। इसमें जो हमारे यहाँ चांचड़ी बोलते हैं इसको, जो ऊपर ये दुसान भी है और वो भी है क्या, सीमांत प्रदेश है, अच्छा, है ना, गोटिया जनजाति जिसमें, वो चांचड़ी बोलते हैं, है ना। तो वो जो है जैसे वो गाएंगे किस चीज को, तो राजा हिमंता झम्मा को तेरी बाई गंवरा झम्मा को, ऐसे है ना जी। राजा हिमंत राजा की लड़की, बाली गंवरा शादी के लायक होगी, किस देश का राजा है। अब उनको क्या पता कि किस देश का राजा, वो तो आम मनुष्य हैं, उनको थोड़ा ना पता। तो वो कह रहे कि राजा हिमंत की लड़की अब जरा जवान हो गई और उसके जो है शादी हो रही, कौन से देश के राजा है? अरे कैलाश के राजा है ना। तो मतलब प्योर। तो अगर हम इन लोक संगीतों को देखें या लोक गीतों को देखें तो कई सारी जो हमारी पुरानी कथाएं हैं, जो कहानियां हैं, वो भी निकल कर आती हैं। बिल्कुल। कई सारी कहानियां इसमें छिपी हुई हैं। बिल्कुल जी। तो कहीं ना कहीं ये हमें हमारे रूट से भी जोड़ती है। रूट ही है ये जी, रूट ही है जी। हाँ। कोई जो अपनी जो जमीन पे चलता है ना, वो कभी लड़खड़ा के गिरता नहीं, अगर गिरेगा भी थोड़ा सा तो फिर संभल जाएगा। लेकिन जो हवा में उड़ने वाला है ना, तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल कोई रास्ता नहीं। तो इसलिए अपनी संस्कृति से जुड़े रहो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना, और बहुत कुछ जानने को मिलेगा, है ना। अब ये सोच लो कि मेरे को तो, मैं कहने रही कि ईश्वर रास्ता भी देता है, दिखाता भी वही है, थपकी भी वही मारता है ना। अब वो जो है थपकी, पद्मश्री मिला, थपकी मार दी उसने, शाबाश। तो बहुत अच्छा आपने यहाँ पे पद्मश्री के बारे में बोला। तो मैं ये जानना चाहती हूँ जो पद्मश्री वाला सफर था ना, वो कैसे शुरू हुआ? मतलब एक साधारण सी लड़की और इतनी जिसके अंदर जज्बा था, इतना साहस था, तो वो बच्ची बाल मन में जब आ गया था, मन में संगीत की जो थी आपकी, तो वहाँ से लेकर जो पद्मश्री तक का सफर था, ये कैसा रहा? देखो, अगर आप निश्चल मन से कोई भी काम करते हो और वो दायित्व तो समझ के करते हो, दायित्व तो था मेरा ये, तो मैंने इसके लिए कभी अपेक्षा भी नहीं करी। अब तक तो जाने कितने मिल जाते मुझे, जाने कब मिल जाता, है ना। तो कभी अपेक्षा ही नहीं करी, है ना। जब सामने आई तभी दिखा,
जी। तभी दिखा, वरना मैं पर्दे के पीछे ही रही हमेशा। क्योंकि एक गुरु जो होता है ना, वो कभी अपने लिए नहीं सोचता, वो अपने शिष्यों के लिए सोचता कि आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, वही उसके लक्ष्य है ना। तो ऐसे हजारों लोगों को आगे लाई होंगी। आज जो है देहरादून में जब मैं आई, अब इतना सब कुछ करा, पूरी जिंदगी लगा दी उसमें, और अपने घर में आकर पता लग रहा है कि तू कौन है। जी। जब ये होगा कि हम तो नहीं जानते गढ़वाली, हम तो वो नहीं जानते, हम फलाना नहीं जानते, सब कुछ नहीं पता उनको, उड़पटांग गीत शादियों में बज रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि अशुद्ध है, इसको शादी ब्याह में नहीं बजाना चाहिए, तो वो उन गीतों में नाच कर रहे हैं, नाच रहे हैं उसमें और खूब मजे से। तो ये क्या है, ये उसका है, ये मतलब उस संस्कृति के डुबोने का ये सामने वो दिख रहा है परिदृश्य, तो संस्कृति डूबने वाली है। जब मैंने वो सुना तो मेरे को भगवान ने देखा कि क्या है, क्या कर रही है, तो धिक्कार है तेरे लिए, तेरे घर में तो ये तमाशा हो रखा है ना। तब मेरे को उसमें मिला, मैंने अपने घर में फिर वहीं बनाया। मैं तो अपने गाँव जा रही थी ना, मैंने कहा गाँव में बढ़िया मकान बनाऊंगी, वहाँ बनाऊंगी संगीत साधना केंद्र, और बढ़िया मैंने कहा वहाँ पर आपने जो मेरे अपने लिए मैंने कहा कुछ गाऊंगी भगवान को आत्मसात करके ना, पर नहीं, वो तो कुछ और ही सोच रहा था। तब मैं देहरादून गई, तब मैं देहरादून में, तब मैंने फिर वहाँ पर मकान बनाया, वहाँ पर सारी महिलाओं को बुलाया, मेरे घर आओ और जो तुम्हारा खाली समय है उसमें मेरे घर आओ। और तो उसमें कुछ महिलाएं आई, मेरे पास 50-60 महिलाएं शुरू में, उनको मैंने सिखाया। फिर जो है, फिर मैंने उनको जो है हर तरह के लोकगीत सिखाए मैंने उनको, हर तरह के। तब तक किसी ने बोला कि दीदी होली आ रही है, जरा होली के लोकगीत करा दो। मैंने होली भी करवाई उनसे, बहुत बढ़िया करी उन्होंने होली। बस कुमाऊं की होली में, गढ़वाल की होली में ये अंतर है कि गढ़वाल की होली जो है ना, वो प्रकृति संदर्भित या देवी देवताओं संदर्भित है। उसमें श्रृंगार रस कुछ नहीं होता है ना। और कुमाऊं में हमारी होली जो है ब्रिज से भी जुड़ी हुई है, बहुत सुंदर, हाँ, खड़ी बोली से भी जुड़ी है, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत उसमें बहुत विविधता है। तब जो है वो सिखाया, वो मैंने उनको कराया, तब उनको जरा सा अच्छा मिला कि जरा सम्मान मिल गया, ये है स्टेज पे जाने का मिल गया। तो ऐसे भी हुआ। फिर जो है तब मैंने अपने घर में उनको बुलाया, तब उनको मांगल सिखाया। तो उसमें बहुत सारी महिलाएं ऐसे बोली थी, हम तो ना मंगलेरी नहीं बन सकते। अच्छा, मांगल नहीं गाएंगे, हमारे घर से भेजेंगे नहीं मांगल गाने के लिए शादियों में, क्योंकि वो धारणा उनकी वही है ना, वही है। धारणा नहीं बदलेंगे पर दूसरी चीज जरूर बदलेंगे। मंगल गीत तो बहुत मंगल के लिए गाए जाते हैं, मंगल के लिए गाए जाते हैं ना, लेकिन वो जो है वो धारणा उनकी वही है ना, उसको नहीं छोड़ेंगे वो। और बिगड़ने के लिए कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, दारू पियेंगे खूब, है ना, उड़पटांग काम खूब करेंगे, लेकिन अपनी संस्कृति वाली नहीं बोलेंगे। वो नहीं, वो तो उसको नहीं गाना, मंगलेरी नहीं बन सकते। तब फिर मैंने कहा तुम्हारी भाषा में मुझे बात करना पड़ेगा, है ना। तब मैं फिर जो है 5 महिलाओं को, जो मैंने कहा मंगलेरी बनना चाहते मेरे साथ आइए जी, अपने साथ ले गई। और अपने कोई रिश्तेदार थे उनके यहाँ शादी हुई, उनके यहाँ ले गई। उन्होंने बाकायदा उनको बहुत सम्मानित किया और उनको 1000 रुपये टीका भी लगाया। और मैंने बोला, मैंने कहा भाई 1000 रुपये टीका लगा दिया। घर में जब आई तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये प्रसाद उन्होंने सबको बांटा क्लास में। तो तब जो है नहीं, पैसे भी मिलते हैं इसमें। बस सब जो मंगलेरी नहीं बनना चाह रही थी तो वो सब मंगलेरी बन गई। अब उसके बाद जो ऐसे उस्ताद थे ना, मैं फिर देखा, मैंने कहा तो आवाज उसकी आ रही है मुझे। गई फिर मैं यहाँ देखा, अरे मैंने कहा मंगलेरी बन गई तो अब सबसे बड़ा रुपया, बाप ना भैया कोई नहीं बड़ा है, सबसे बड़ा रुपया। तो ये पैसे के लिए कर रहे हैं, चाहे पैसे के लिए करो पर करो तो सही, है ना। तुम कुछ अच्छा काम करोगे तो उसमें तुमको सम्मान भी मिलेगा, तुमको धन भी मिलेगा। तो तन मन धन से सशक्त हुई वो महिलाएं। ऐसी महिलाएं थी जिनके घुटनों में दर्द होता था, और जब नृत्य करने लगी तो घुटना दर्द सब खत्म। जब वो गा रही हैं जोर जोर से, सांस की प्रॉब्लम सब खत्म। एक थी दीदी कहने लगी, दीदी मेरे को तो बहुत सांस की प्रॉब्लम है, मैं तो अक्टूबर के बाद तो बहुत मुश्किल है। मैंने कहा तेरे ऐसे रैपट मारूंगी ना, अक्टूबर आ गया कि अभी अप्रैल का महीना है, अक्टूबर कहाँ है अभी, चल मैंने कहा गा ले। गाना लगा जोर जोर से, जब कब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, फिर आ गया अप्रैल। मैंने कहा तेरा अक्टूबर नहीं आया अभी, दीदी इस बार कुछ नहीं हुआ मेरे को। तो ऐसे ही बहुत सारी एक की छाइयाँ पड़ी हुई थी बुरी तरह से। तो वो डिप्रेशन में थी, हस्बैंड तो ऑफिस चले गए, बेटी उसकी बेटा जो भी थे उसके वो वहाँ चले गए पढ़ने के लिए, और वो जो अकेली बैठी हुई है, घर से बाहर भी कहीं नहीं जा सकती, कहाँ जाना है। तो उसको क्या हुआ, ये छाइयाँ पड़ गई। उसके हस्बैंड भी मेरे पास, दीदी इसको भी संभालो। तो ऐसी ऐसी बीमारियाँ भी ठीक हुई।
है ना। तो वो भी आपके जो चेहरे का नूर है, या जो आप अभी तक इतनी फिट रहती हैं, और संगीत के लिए आपकी आवाज़ भी जो इतनी मासूमियत है आपकी आवाज़ में, और जो एक बच्चे की तरह आपकी सुर लगते हैं, या बहुत ही सॉफ्ट जो है, तो ये सब इसी संगीत का ही असर है। बिल्कुल संगीत का है जी, संग ही रहता है ना हमेशा। जी बिल्कुल बिल्कुल संग ही रहता है। जो मेरे पिताजी ने ये मेरे को परिभाषा दी कि जो हमेशा संगीत 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 संग ही तो है, कोई साथ में नहीं रहता, वही रहता है साथ। बिल्कुल। अब कोरोना जब वक्त था उस समय लॉकडाउन का, तो क्या हुआ, यही था मेरे साथ। बिल्कुल। उसी की वजह से मैंने 15 किताबें लिखी। 15 किताबें भी लिखी। 15 किताबें लिखी मैंने, है ना। तो ये भी पूरी उम्र भर का जो था वो पूरा उसमें समाया, है ना। तो ये है, करो तो सब कुछ है, नहीं करो तो कुछ नहीं। जी, तो तुम्हारे मन पे विश्वास कर, तो अपने मन पे बात। तो आपने बहुत अच्छा हमारे साथ बातचीत करी, और बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिली। और मैं आखिरी चीज़ ये कहना चाहूँगी कि आप हमारे जो दर्शकगण हैं उनको क्या कहना चाहोगे संगीत के बारे में, या इसको पूरे सहेजने के लिए आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि शास्त्रीय संगीत के मूल में भी हमारा लोक संगीत है, और आप बहुत कुछ कर सकते हो जी। आप उसमें इतिहास, लोकगीतों में इतिहास, लोकगीतों में भूगोल, लोकगीतों में खान पान को, लोकगीतों में प्रकृति वर्णन, लोकगीतों में क्या नहीं है, सब कुछ है ना। रीति रिवाज, लोकगीतों में ऋतु वर्णन, जो भी है, मतलब ईश्वर के प्रति जो है, सब चीज़ उनमें मिल जाएगा। अगर कोई PhD करना चाहते हैं तो इतने विषय हैं उसके लिए, वो छाटना उसकी बात है ना। तो अब उनके पास सामने परोसी हुई थाली, तो वो खाना ही तो है उन्होंने, बाकी क्या करना है ना। अब तो इतना सरल है। अब तो एक चींटी भी एक पार हो जाती है उसमें, है ना। तो इतना वो है। और दूसरी चीज़ ये है कि दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। अगर डर गया तो मर गया, है ना। मरना नहीं है, उससे जीवन बनाना है। भीना रे रंगीला भीना, भीना रे रंगीला भीना, नाड़ी तेरी पछाड़ाली मीना। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा। हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।